इसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ओएसआई मॉडल है उसके ट्रांसपोर्ट लेयर और हमारे एक मिनट ट्रांसपोर्ट लेयर में मैंने आपको ये बता रखा था कि वहां पे हम स्पेसिफिकली जो टास्क डिवाइस के ऊपर परफॉर्म करते हैं वो यूजुअली दो टाइप के कनेक्शन के ऊपर बेस्ड रहता है। एक हमारा होता है कनेक्शन ओरिएंटेड, दूसरा होता है कनेक्शन लेस। तो कनेक्शन ओरिएंटेड कौन सा ऐसा सर्विसेज को वहां पे यूज कर सर क्या क्या ऐसे सर्विसेज को वो यूज करता है जो वो अपने सर्विसेज को क्या करता है, रिलायबल कनेक्शन बनाता है। वो उसके लिए मैंने वहां पे चार सर्विसेज मैंने आपके सामने कल सॉरी पिछले क्लासेस में प्रेजेंट किया था। जो था हमारा सेगमेंटेशन सीक्वेंसिंग, दूसरा था हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, तीसरा था हमारा एक्नॉलेजमेंट, चौथा था हमारा फ्लो कंट्रोल। ठीक है। और उसमें से मैंने आपको सेगमेंटेशन और सीक्वेंसिंग एक्सप्लेन कर दिया था। आज जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो है कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, जिसके लिए कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है। जिनमें मैंने आपको ये बता रखा था कि डिवाइसेस वहां पे थ्री वे हैंडशेक प्रोसेस परफॉर्म करते हैं और थ्री वे हैंडशेक क्या क्या होता है मैंने आपको बता रखा था। सीन सिनाका क्या है, और मैंने वहां पे उस आइडेंटिफायर जो हम टीसीपी में फ्लैग्स बोलते हैं, छह टाइप के फ्लैग्स मैंने आपको बता रखा था। पिछले क्लासेस में भी यही तक हुआ था। हाँ सर। ओके। तो आगे मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है। जो थ्री वे हैंडशेक जाता है जिसको हम सीन सिनाक बोलते हैं, एक्चुअल में बस इतने ही इंफॉर्मेशन नेगोशिएट होते हैं या फिर और कुछ कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, और कुछ इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर थ्री वे हैंडशेक के दौरान डिवाइस के बीच में नेगोशिएट होता है कि नहीं होता। ठीक है। अगर मान लो ये मेरा सिस्टम ए है और ये मेरा सिस्टम बी है, अगर मैं चाहता हूं उन दोनों के बीच में रिलायबली डेटा ट्रांसफर हो, लाइक ए से बी तक जो डेटा क्या हो, नेगोशिएट हो, वो कंप्लीटली रिलायबल हुए। ठीक है। तो उस पर्टिकुलर टास्क के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ना, उस टाइप के कनेक्शन के लिए, उस टाइप के डेटा ट्रांसमिशन के लिए मैं अगर यहाँ पे टीसीपी को यूज करता हूँ, तो टीसीपी के अकॉर्डिंग वहां पे वो क्या करता है, थ्री वे हैंडशेक बताता है, सॉरी थ्री वे हैंडशेक प्रोसेस परफॉर्म कर सॉरी क्या करता है, परफॉर्म करता है। तो वो टास्क क्या है उसको थोड़ा समझो। अगर मैं कहीं से रिक्वेस्ट को जनरेट करता हूं, ऑब्वियसली एज यू नो उसको हम सोर्स बोलते हैं। और जिसके लिए जहां तक मुझे पैकेट फॉरवर्ड करना है कि जो सॉरी जो सामने वाला डिवाइस होगा जिससे हमें क्या करना पड़ेगा, वो पर्टिकुलर सर्विस के थ्रू कुछ इंफॉर्मेशन अगर नेगोशिएट करना है तो वो मेरे लिए क्या बनेगा, डेस्टिनेशन बनेगा। यानी कि जो मेरा टारगेट सिस्टम है वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, वहां पे डेस्टिनेशन बनेगा। तो जब सोर्स से डेस्टिनेशन के लिए हम वहां पे रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं ना, तो वहां पे क्या होता है, कुछ टिपिकल इंफॉर्मेशन नेगोशिएट होता है। वहां पे सिर्फ सीन सिना का यानी कि फ्लैग्स की इंफॉर्मेशन नेगोशिएट नहीं होता उसमें, और बहुत से इंफॉर्मेशन क्या होता है, नेगोशिएट होता है। क्या क्या होता है देख लो। जब हम सोर्स साइड से पैकेट को जनरेट करते हैं तो वहां पे पहला एक इंफॉर्मेशन कैरी होता है जिसको हम बोलते हैं सोर्स पोर्ट नंबर, जिसको हम लिखते हैं एसआरसी पोर्ट नंबर करके। सोर्स पोर्ट नंबर का क्यों यूज होता है ऑलरेडी मैंने आपको एप्लीकेशन लेयर पे डिस्क्राइब कर रखा है। ठीक है। एक कम्युनिकेशन के दौरान एक सिस्टम को इंडिविजुअल आइडेंटिटी प्रोवाइड करने का जो टास्क होता है वो सोर्स पोर्ट नंबर वहां पे प्रोवाइड कराता है। दूसरा होता है हमारा डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन पे क्या रहेगा ना, वेल नोन पोर्ट नंबर रहेगा। जिस पर्टिकुलर सर्विस के लिए आप डेस्टिनेशन को रिक्वेस्ट कर रहे हो उसका इंफॉर्मेशन डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर पे वो क्या करता है, टैग करके भेजता है। उसके साथ साथ अगर मैं बाकी के इंफॉर्मेशन अगर बताऊं, तो थ्री वे हैंडशेक के दौरान वहां पे जो इंफॉर्मेशन डिवाइस टू डिवाइस नेगोशिएट होता है, वहां पे एक पर्टिकुलर सीट होता है जिस सीट को डिवाइसेस फॉलो करके उस इंफॉर्मेशन को आपस में नेगोशिएट करते हैं, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, टीसीपी हेडर बोलते हैं। ठीक है। और यूजुअली जो टीसीपी हेडर होता है वो होता है हमारा 20 to 24 बाइट्स का। ठीक है। 20 to 24 बाइट्स का। तो यहां पे मैं जो एक्सप्लेन करने वाला हूं वो आपका वही टीसीपी हेडर होता है। मैंने आपको बताया था अगर मैं वहां पे एमटीयू की अगर बात करूं तो वो 1500 बाइट्स का था, जिनमें टीसीपी हेडर और आईपी हेडर दोनों का इंफॉर्मेशन 20-20 बाइट का, क्योंकि उसका डिफॉल्ट साइज जो होता है वो 20 बाइट्स का होता है। ठीक है, ईच का। तो मैं 40 बाइट्स को रिड्यूस करके 1460 जो आपको मैंने बताया था कि वो मैक्सिमम सेगमेंट साइज यानी कि एमएसएस साइज के हिसाब से हमने उसको आइडेंटिफाई किए थे। तो उस हिसाब से अगर देखोगे तो टीसीपी हेडर में क्या होता है ना, एक हेडर एक सीट वहां पे क्या होता है, डिवाइस के ऊपर डेटा के ऊपर क्या होता है, टैग होता है। और वो डिवाइस टू डिवाइस नेगोशिएट होने के दौरान किस टाइप की इंफॉर्मेशन वो कैरी कर रहे हैं, वो चीज अगले वाले डिवाइस उस सीट को देख के डिटेक्ट करता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टीसीपी हेडर को चेक करना पड़ेगा। तो यहां पे देख लेते हैं टीसीपी हेडर के लिए। टीसीपी हेडर, तो ये रहा आपके सामने टीसीपी हेडर में भी।
देखो, तो जैसे मैंने आपको बताया था टीसीपी हेडर का जो डिफॉल्ट साइज होता है वो होता है हमारा 20 बाइट का। तो 20 बाइट का होता है मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सॉरी थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये जो फील्ड है ये टीसीपी हेडर का डिफॉल्ट फील्ड है। यानी कि कोई सा भी डेटा अगर आप रिलायबल कनेक्शन के दौरान स्निफ करते हो तो आपको मिनिमम ये 5 फील्ड्स आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। ठीक है, तो इस 5 फील्ड में अगर देखोगे, मैंने आपको बताया था डिफॉल्ट साइज कितने होंगे इन 5 बिल्ड, सॉरी जो 5 फील्ड है उनका साइज कितना है, 20 बाइट्स का है। तो अगर 20 बाइट्स होता है तो मैं अगर 20 वीक को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो ईच फील्ड मेरा कितने का बनेगा, 4 बाइट का बनेगा। और पहले का जो फील्ड को अगर आप देखोगे इस फील्ड को, तो वहां पे वो फील्ड इक्वली दो हिस्सों में डिवाइडेड है, यानी कि 2 बाइट और 2 बाइट, जिसमें यहाँ पे वो सोर्स पोर्ट नंबर यानी कि वो जो डायनामिक पोर्ट नंबर में से कोई भी एक पोर्ट नंबर वो रैंडम से पिक करेगा। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर में वो यहाँ पे क्या करेगा, एक वेल नोन पोर्ट नंबर का इंफॉर्मेशन टैग करता है। ठीक है, सीक्वेंस नंबर क्या है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, लाइक कितनी पैकेट्स वो सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में नेगोशिएट कर रहे हैं, लाइक दोनों डिवाइस कितने नंबर ऑफ पैकेट्स को आपस में नेगोशिएट करते हैं उनका इंफॉर्मेशन वो यहाँ पे क्या करता है, टैग करके रखता है। एक्नॉलेजमेंट नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होता है, कितने जो पैकेट्स वो भेजे हैं, अगर वो मान लो वो 6 पैकेट्स भेजा है तो कितने पैकेट्स के रिप्लाई पैकेट उसको सक्सेसफुली रिसीव्ड हो चुके हैं, उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर के थ्रू मेंशन रखता है। एक्नॉलेजमेंट नंबर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्यों है मैं आपको बता देता हूं। रिलायबिलिटी जो टर्म है वो स्पेसिफिकली किस तरह से डिफाइन किया गया है उसको जरा समझो। अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा ऐसे एग्जांपल देकर अगर समझाऊं तो बेहतर रहेगा, आई होप सो। अगर मेरे पास मान लो दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मेरे पास मान लो दो स्टूडेंट्स हैं, ये रहा स्टूडेंट ए और ये रहा स्टूडेंट बी। मैंने क्या किया, स्टूडेंट ए को 5,000 रुपीज मैंने उसको दिया और मैंने उसको ये बोला कि सामने एक बंदा बैठा है उसको आप 5,000 रुपीज क्या करो, दे के आ जाओ। तो वो जब मेरे से 5,000 रुपए लेके गया, वो उसको आगे फॉरवर्ड किया कि नहीं किया, मुझे उस चीज का कोई भी रिप्लाई वो मुझे क्या नहीं किया, प्रोवाइड नहीं किया। तो दूसरी बार मैंने क्या किया, स्टूडेंट बी को 5,000 रुपए दिया और मैंने उसको बोला कि सामने वाले डिवाइस, सामने वाला जो बंदा है उसको 5,000 रुपए दे देना। तो वो 5,000 रुपए उसको डिलीवर करने के बाद उस टास्क का कॉन्फर्मेशन वो मुझे यहाँ पे डिलीवर करता है कि हाँ सर, मैंने आपने जिसको बोले थे मैंने उनको 5,000 रुपए दे दिया। तो ये दोनों चीजों को अगर ध्यान से देखोगे, शायद ए ने उसको पैसे दिए होंगे, वो मुझसे कोई दिक्कत नहीं है, बट ए ने यहाँ पे क्या किया ना, वो पर्टिकुलर टास्क सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं हुआ उसका कोई भी सॉरी कोई भी श्योरिटी वो मुझे क्या नहीं किया, प्रोवाइड नहीं किया। जबकि पीसी सॉरी जो स्टूडेंट बी है वो वहां पे क्या कर रहा है, वो टास्क को इमीडिएट कंप्लीट करने के बाद वो मुझे नोटिफाई करता है कि सर आपने जो टास्क दिया था वो मैंने सक्सेसफुली कर दिया। यानी कि सिक्योरिटी के केस में स्टूडेंट बी क्या कर रहा है, मुझे एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है, जबकि सिस्टम सॉरी जो स्टूडेंट ए है वो मुझे पर्टिकुलर वो चीज प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो ये जो रिप्लाई है, इस रिप्लाई का हम स्पेसिफिकली बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट। तो ये जो एक्नॉलेज मुझे कर रहा है स्टूडेंट बी कि हाँ ये टास्क आपका सर कंप्लीट हो चुका है, तो इसके दौरान मेरा क्या होगा ना, ट्रस्ट सिस्टर स्टूडेंट बी के ऊपर क्या होगा, ज्यादा जाएगा। अगर मुझे सेम कंडीशन पे दोबारा से अगर मुझे पैसे भेजना हो ना, तो मैं स्टूडेंट ए को कतई ना दूं, मैं वहां पे स्टूडेंट बी को प्रेफर करूंगा कि तुम पैसे लेके उसको दे आओ, क्योंकि मेरा जो ट्रस्ट है वो स्टूडेंट बी के ऊपर बन चुका है, क्योंकि वो टास्क को कंप्लीट करने के बाद मुझे क्या करता है, रिप्लाई करता है। वैसे ही सेम चीज यहाँ पे जो एक्नॉलेजमेंट है यानी कि जो रिप्लाई का कंडीशन मैंने यहाँ पे बताया, वो क्या यहाँ पे क्या करता है ना, हर एक चीज का एक ट्रस्ट वैल्यू डिफाइन करता है और स्टूडेंट के ऊपर रिलायबल, वो स्टूडेंट मेरे लिए कितना ज्यादा रिलायबल है उस चीज को डिफाइन करता है। तो डिवाइस के ऊपर अगर मैं टीसीपी को यूज करता हूं तो टीसीपी को रिलायबल बनाने का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो हमारा कैरी होता है एक्नॉलेजमेंट के थ्रू। अगर टीसीपी में कोई पैकेट डिलीवर होता है तो वो पैकेट का गारंटेड एक्नॉलेजमेंट सिस्टम क्या करेगा, रिसीव करेगा। जब तक वो एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं करेगा तब तक के लिए वो फर्दर कोई पैकेट भेजेगा ही नहीं। तो इस दौरान मेरा क्या रहता है ना, कितने पैकेट्स मैंने सामने वाले सिस्टम को भेजा है और वहां से कितने नंबर ऑफ पैकेट्स मुझे रिसीव होंगे, उनका मेरे पास प्योरली एक ग्राफ रहता है। लाइक एक एश्योरेंस रहता है कि मैंने जो पैकेट भेजा है वो सक्सेसफुली सामने वाले तक फॉरवर्ड हो चुका है। इसी चीज को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, रिलायबिलिटी बोलते हैं। और रिलायबिलिटी के लिए मेन जो टास्क परफॉर्म होता है वो एक्नॉलेजमेंट के थ्रू परफॉर्म होता है।
तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर उसी चीज के लिए यूज किया गया है ताकि वो कंफर्म रहे। सीक्वेंस नंबर बताएगा कि कितने नंबर ऑफ पैकेट मैंने भेजा है, और एक्नॉलेजमेंट ये बताएगा उन पैकेट का रिप्लाई कि हाँ सक्सेसफुली वहां पे डिलीवर्ड हो चुका है कि नहीं हो चुका है। ठीक है। बाकी यहाँ पे आता है आपका हेडर लेंथ। हेडर लेंथ क्या स्पेसिफाई करता है ना, हेडर का साइज क्या है, 20 बाइट का है या 24 बाइट का है, इसका इंफॉर्मेशन ये हेडर लेंथ पे हमें क्या मिल जाता है, इजिली मिल जाता है। रिजर्व बिट फिलहाल तो रिजर्व है, उसको छोड़ दो। 6 टाइप्स के फ्लैग्स जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखे हैं इसके बारे में, मैंने उसके बारे में आपको बताया था कि एक्सप्लेन नहीं किया था योगी जी? हेलो। यस सर। 6 टाइप के जो फ्लैग्स थे मैंने आपको बस बता रखा था कि उसके बारे में हर एक को मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया था कि ये फ्लैग्स कैसे क्या है, क्यों काम करते हैं। नहीं सर, मैं चिंता चिंता ऐसा कुछ नहीं बताया। एक्सप्लेन नहीं किया था ना? नहीं। ठीक है, मैं अभी उसका एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये रहा हमारा क्या ना 6 तरह के फ्लैग्स, जिसको हम 6 तरह के स्पेसिफिकली आइडेंटिफायर्स की तरह जानते हैं। तो वो क्या क्या है देख लो। एक था हमारा क्या, सीन। सीन यानी कि सिंक्रोनाइजेशन पैकेट। कोई भी अगर आप दोनों डिवाइस के बीच में कोई पैकेट को नेगोशिएट कर रहे हो और वो नेगोशिएट होने के दौरान अगर उस पैकेट के ऊपर सीन फ्लैग लग के जा रहा है, तो वो सिंपली ये बताता है कि ये जो पैकेट है कोई सिंक्रोनाइजेशन पैकेट है, यानी कि नया कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के लिए वो एक क्या है, एक अप्रोजल है। ठीक है। सीन के बाद अगर जाए तो एक्नॉलेजमेंट में ये रिप्लाई की सिंबल होता है। लाइक अगर कोई पैकेट आप रिसीव कर रहे हो और उस पे एक्नॉलेजमेंट फ्लैग है, तो वो सिंपली ये बताता है कि मेरा जो पैकेट मैंने भेज रखा था प्रीवियस पैकेट, वो सक्सेसफुली सामने वाले सिस्टम के पास क्या हो चुका है, डिलीवर्ड हो चुका है। उसके बाद रीसेट, आरएसटी। आरएसटी का मतलब होता है रीसेट। रीसेट मतलब अगर मैं कोई पैकेट भेज रहा हूं और वो उस पैकेट की वजह, सॉरी, जो पैकेट में भेजा हूं उसके बिहाफ पे मुझे एक्नॉलेजमेंट पे उस डेटा के ऊपर अगर मुझे रीसेट फ्लैग मिलता है, तो उसका मतलब क्या है, मे बी वो पोर्ट अभी बिजी है, या फिर वो सिंपल सा मतलब यही होता है कि वो पोर्ट अभी अवेलेबल नहीं है मेरे साथ कम्युनिकेशन परफॉर्म करने के लिए। तो वहां पे हमारा जो कनेक्शन अब मैंने ट्राई कर रहा था उसको मैं थोड़े टाइम के बाद फिर से ट्राई करूंगा। ठीक है। रिकनेक्शन, सॉरी, रीसेट का मतलब होता है जब आप ऑन द स्पॉट वहां पे पैकेट को भेज रहे हो और वो पोर्ट वहां पे कोई डिवाइस के ऊपर अगर अवेलेबल नहीं है, या फिर वो पोर्ट ऑलरेडी कोई पर्टिकुलर टास्क के थ्रू यूज हो रहा है, तो यूजुअली पोर्ट्स वहां पे क्या करते हैं, रीसेट फ्लैग का ऑप्शन भेज देते हैं। और वो सिंपली क्या बताता है कि पोर्ट मे बी उस पर अवेलेबल नहीं है, या फिर वो पोर्ट अभी बिजी है। तो आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, थोड़े टाइम के बाद दोबारा से कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। ठीक है। तीसरा होता है आपका क्या, पीएसएच, जिसको हम बोलते हैं पुश। पुश क्या होता है मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, साथ में अर्जेंट, ये दोनों मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। आखिरी का है आपका फिन। अगर दोनों डिवाइस के बीच में, जैसे हम टेलीफोन पे जब बातचीत करते हैं तो हम आखिरी के टाइम पे बात, एक मैसेज डिलीवर करते हैं कि चलो हम बाद में बात करते हैं। तो ये जो मैसेज डिलीवर होता है हमें ये कंफर्म होता है कि अभी टाइम आ चुका है, फोन जो टेलीफोनिक हमारा कन्वर्जन चल रहा था वो कन्वर्सेशन को अभी क्या करना है, स्टॉप करना है। यहाँ पे एग्जैक्टली exactly डिवाइस के बीच में जो रिलायबल कनेक्शन एस्टेब्लिश होकर इंफॉर्मेशन नेगोशिएट हो रहा होगा, तो वो कनेक्शन, अगर दोनों डिवाइसेस आपस में फिन पैकेट नेगोशिएट कर रहे हैं, तो वो फिन पैकेट सिंपली यही बताता है कि अब मेरा जो मैसेज नेगोशिएशन करने का जो टास्क था वो डिवाइस के ऊपर कंप्लीट हो चुका है। अभी वो कनेक्शन को क्या करना है, टर्मिनेट करने का टाइम आ चुका है। तो वो इमीडिएटली वहां पे क्या करेगा, कनेक्शन को टर्मिनेट कर देगा। तो इस तरह के स्पेसिफिकली 6 टाइप्स के फ्लैग्स यानी कि 6 टाइप्स के आइडेंटिफायर्स को वो वहां पे क्या करता है, यूज करता है। ओके। वहां पे 6 टाइप के फ्लैग्स को वो इसी वजह से यूज करते हैं। ठीक है। जिनमें यहाँ पे अर्जेंट है, एक्नॉलेजमेंट है, पुश है, रिसेट है, सीन है, फिन है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है ना आपका विंडो साइज। विंडो साइज क्या है उसको थोड़ा समझने के लिए देखो। अगर मैं बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और बैच स्टार्ट होने के दौरान मैंने क्या किया, आप लोगों से कुछ बिना पूछे मैंने आपको एग्जैक्टली 8 घंटे या 10 घंटे तक मैंने क्या किया, कंटिन्यूअसली पढ़ा दी। और मुझे ख्याल भी नहीं है कि ये चीज पूछना, मुझे मेरे दिमाग से ये चीज निकल भी, मतलब एकदम से निकल गया था कि मैं आपको ये चीज ना पूछूं, मतलब ये चीज मैंने पूछना भूल गया था कि क्या आप 8 घंटे मेरे साथ पढ़ सकते हो, क्या आप में उतना कैपेबिलिटी है। अगर मैं आपको ये चीज बिना पूछे कंटिन्यूअसली 8 घंटे तक पढ़ा दूं और आपका जो एबिलिटी है
वो 2 to 3 आवर्स का है, तो वहां पे क्या होगा, 2 to 3 आवर्स के बाद जो इंफॉर्मेशन मैं आपको डिलीवर करूंगा वो शायद आप समझ ही ना, मतलब उसमें उसको समझने में आप कैपेबल ही ना हो, या फिर जो मैं आपको दे रहा हूं वो आप बिल्कुल समझ, मतलब बिल्कुल उसको कोई पार्टिसिपेट ही ना करो, तो वो जो 5 आवर्स का एक्स्ट्रा मेहनत मैंने आपके साथ किया वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली लॉस्ट हो जाएगा, उसका कोई फायदा ही नहीं रहा। तो मैं अगर ये चीज बैच स्टार्ट होने से पहले मैं अगर इस चीज को पूछ लूं कि आप में कैपेबिलिटी कितने टाइम का है, कितने टाइम का है पढ़ने का, और आपने वहां से मुझे बता रहे हो कि सर हम 2 to 3 आवर्स मैक्सिमम पढ़ सकते हैं, तो मैं अगर आपको 2 to 3 आवर्स पढ़ाता हूं तो हमारे बीच में सेशन स्मूथली चलेगा, कोई भी डेटा हमारा लॉस नहीं होगा, मैं जो चीज आपको डिलीवर करूंगा वो चीज आप प्रॉपरली रिसीव कर पाओगे। ठीक है, तो ये जो एक्सचेंज होता है, आपका पढ़ने का एबिलिटी और मेरा पढ़ाने का एबिलिटी अगर दोनों सेम होते हैं तो वहां पे हमारा जो सेशन है वो अच्छे से मैनेज रहता है। वैसे ही डिवाइसेस की अगर मैं बात करूं, अगर मैं वैसे ही डिवाइसेस की अगर बात करूं, तो मान लो ये मेरा एक i5 सिस्टम है और ये मेरा मान लो एक i3 सिस्टम है। ठीक है, तो डिवाइसेस जब आपस में ना डेटा को प्रोसेस करते हैं, ऐसा नहीं कि एक एक प्रोसेस, एक एक जो सिंगल सिंगल डेटा होता है वो सिंगल सिंगल टाइम से क्या होता है, प्रोसेस हो। प्रोसेसर क्या करता है, डेटा को प्रोसेस करने से पहले उसको एक जगह पे अरेंज करता है, और वो जब वो पर्टिकुलर स्पेस जब फुल हो जाता है, उसके अंदर जितने भी डेटा होंगे वो साइमल्टेनियसली माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू क्या हो जाता है, प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो जिस स्पेस के अंदर वो डेटा को अरेंज करता है उसको हम बोलते हैं बफर मेमोरी और बफर स्पेस। तो एक्चुअली बफर मेमोरी होता है क्या है, बफर मेमोरी क्या होता है ना, एक डिवाइस कितने अमाउंट ऑफ डेटा एक पर्टिकुलर टाइम पे प्रोसेस कर सकता है, उसका डेटा प्रोसेसिंग करने का, सॉरी डेटा प्रोसेस करने का एबिलिटी वो जिस स्पेस के थ्रू डिफाइन करता है उसका हम बफर मेमोरी बोलते हैं। अगर उसको और अच्छे से आपको डिलीवर करूं, मान लो ये मेरा रैम है। ठीक है, अगर मैं कोई पर्टिकुलर टास्क के लिए, मैं सॉरी कोई डिवाइस के ऊपर अगर मैं कोई पर्टिकुलर टास्क वहां पे परफॉर्म कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि मेरा सिस्टम यहाँ पे क्या करता है, रैम को पूरा का पूरा उस टास्क के लिए एंगेज कर देता है। वो वहां पे रैम कैसे यूज होता है ना, रैम वहां पे क्या करता है, उस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए इस पूरे रैम में से एक छोटा सा मेमोरी उस पर्टिकुलर टास्क के लिए क्या कर लेता है, डेडिकेट कर, सॉरी उसको डेडिकेट कर देता है। तो ये जो स्मॉल स्पेस उस पर्टिकुलर टास्क के लिए रैम के अंदर से यूज हो रहा है, उस स्मॉल स्पेस को हम क्या बोलते हैं, बफर मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, तो ये वहां पे क्या स्पेसिफाई करता है, एक डिवाइस इस बफर मेमोरी के अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा उतने इंफॉर्मेशन को वो क्या करता है, प्रोसेस करने का एबिलिटी कैरी करता है। तो ये जो चीजें होता है ना, ये चीजें हमारा डिवाइस टू डिवाइस जब डेटा नेगोशिएट होता है, उस डेटा नेगोशिएशन के प्रोसेस से पहले ही जब वहां पे वो रिलायबल कनेक्शन को एस्टेब्लिश करते हैं, उसी बीच एक इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करके, खुद का प्रोसेस करने का एबिलिटी वो आपस में क्या कर लेते हैं, नेगोशिएट कर लेते हैं, ताकि उनको क्या ना हो, प्रॉब्लम ना रहे आगे जाके, कुछ डिस्टर्बेंसेस ना हो, इस चीज को क्लियर करने के लिए। वो क्या होता है थोड़ा उसको समझो। ये रहा i5, ये मान लो i3 है। अगर मैं i5 की एबिलिटी देखूं तो आप कंपैरिजन हो तो i3, i5 का जो डेटा प्रोसेसिंग करने का एबिलिटी है वो ज्यादा है। तो मान लो i3 वहां पे क्या कर रहा है, 20 नंबर्स ऑफ डेटा एक पर्टिकुलर टाइम पे प्रोसेस करने का एबिलिटी कैरी करता है, एज्यूमिंग दैट। सेम ही अगर i3 का देखो एबिलिटी कंपैरिजन हो तो i5 स्लो है, तो मान लो i3 वहां पे 10 नंबर्स ऑफ डेटा क्या कर रहा है ना, प्रोसेस करने एक पर्टिकुलर टाइम पे प्रोसेस करने का एबिलिटी कैरी करता है। अगर वहां पे i3 i5 के साथ इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करने का, मतलब इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करने के लिए चाह रहा है, तो वहां पे अगर आप देखोगे तो i3 जब डेटा भेजेगा खुद के बफर मेमोरी के हिसाब से अगर वो डेटा जनरेट करके भेजता है, तो i5 के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो सॉरी उसका एबिलिटी 20 है और ये कितना का भेज रहा है, 10 नंबर्स ऑफ डेटा भेज रहा है, तो वहां पे वो क्या कर लेगा, इजीली उस डेटा को प्रोसेस कर लेगा। साथ में अगर i5 i3 के साथ इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करना चाहता है तो उसका एबिलिटी कितना है, 20 है, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पे वो 20 नंबर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। अगर वो 20 नंबर्स ऑफ पैकेट i3 को भेज रहा है, तो i3 का बफर मेमोरी का साइज कितना है, 10 है, आ कितना रहा है, 20 है। तो ऑब्वियसली बात है 10 नंबर्स ऑफ डेटा को वो क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, बाकी 10 नंबर्स ऑफ जो डेटा है वो वेस्ट हो जाएगा। तो डेटा कम्युनिकेशन के दौरान अगर मेरा डेटा लॉस जा रहा है
तो वो कनेक्शन हमारे लिए क्या नहीं है, रिलायबल यानी कि ट्रस्टवर्दी नहीं है। तो इस चीज को कंफर्म करने के लिए हम वहां पे क्या करते हैं, डिवाइस के ऊपर रिलायबल कनेक्शन करने के दौरान हम डिवाइसेस के बफर मेमोरी यानी कि एक डिवाइस पर्टिकुलर टाइम पे कितने अमाउंट ऑफ डेटा प्रोसेस कर सकता है, दोनों का बफर मेमोरी का साइज वो आपस में क्या कर लेते हैं, नेगोशिएट कर लेते हैं। जिसके लिए हमारे टीसीपी हेडर में एक स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं विंडो साइज। ये टिपिकल एक स्पेस है जिसके अंदर डिवाइसेस अपना अपना बफर मेमोरी का साइज क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो अगर यहाँ पे i3 की मैं बात करूं, i3 का प्रोसेसर सॉरी जो डेटा प्रोसेस करने का एबिलिटी कितना है, 10 है। वो इस डेटा प्रोसेस करने का एबिलिटी को i5 को इन्फॉर्म कर देगा, और i5 वहां पे क्या करेगा, खुद के डेटा प्रोसेसिंग करने का एबिलिटी i3 को बता देगा। यानी कि अभी अगर i5 i3 को डेटा भेजने का चाह रहा है तो वो खुद के बफर मेमोरी वहां पे चेक नहीं करेगा, वो वहां पे i3 के बफर मेमोरी को चेक करेगा और उसके अकॉर्डिंग डेटा को क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा। और i3 जब डेटा भेजेगा तो वो खुद के मेमोरी को चेक ना करके सामने वाले का क्या करेगा, बफर मेमोरी को चेक करेगा और उसके अकॉर्डिंग डेटा को क्या करेगा, नेगोशिएट कराएगा। तो इस तरह के जो डेटा मैनेज होकर डिवाइस टू डिवाइस फ्लो करता है, उस फ्लो का हम क्या बोलते हैं, फ्लो कंट्रोल बोलते हैं। ठीक है। जो हमारा कनेक्शन को रिलायबल बनाने में भी क्या होता है, हेल्पफुल होता है। ठीक है। तो वही टीसीपी हेडर पे बैक आ जाते हैं। देख लो, तो यहाँ पे जो विंडो साइज है वो स्पेसिफिकली क्या करता है ना, डिवाइस का बफर मेमोरी को कैरी करता है। यानी कि एक डिवाइस आप सॉरी डिवाइसेस आपस में कितने नंबर सॉरी क्या बोलते हैं उसको, बफर मेमोरी, डिवाइसेस का जो बफर मेमोरी है उस बफर मेमोरी का एग्जैक्टली स्पेस इस विंडो साइज में क्या होता है, नेगोशिएट होता है। ठीक है। लाइक डिवाइसेस कितने नंबर्स ऑफ डेटा एक पर्टिकुलर टाइम पे प्रोसेस कर सकते हैं, उसका इंफॉर्मेशन इस विंडो साइज के फील्ड में टैग होकर जाता है। उसके बाद क्या होता है ना, हमका हेडर चेकसम। हेडर चेकसम क्या है, एक्चुअली ये हमारा एक हैशिंग वैल्यू होता है। हैशिंग वैल्यू इन द सेंस, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे जितने भी फील्ड्स रहे, उन सारे फील्ड में जब इंफॉर्मेशन टैग हो जाता है, चेकसम क्या करता है, उन फील्ड के ऊपर क्या करता है ना, कि एल्गोरिदम को रन करता है, जिस एल्गोरिदम का हम यहाँ पे हैश एल्गोरिदम बोलते हैं। ठीक है। हैश एल्गोरिदम का मतलब क्या है, एल्गोरिदम का मतलब होता है अगर हम एल्गोरिदम को यूज करके डेटा को वहां पे क्या करते हैं, रीडेबल फॉर्मेट से अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, तो वहां पे दो तरह के पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। एक पॉसिबिलिटीज क्या है ना, जिस प्रोसेस को फॉलो करके डेटा मेरा रीडेबल फॉर्मेट से अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ है, अग, अगर वो सेम ही प्रोसेस को फॉलो करके अनरीडेबल फॉर्मेट से रीडेबल फॉर्मेट में आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिदमिक कैलकुलेशन बोलते हैं। अगर मैं वहां पे बात करूं, रीडेबल फॉर्मेट से डेटा मेरा ऑनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, बट ऑनरीडेबल फॉर्मेट से रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो वहां पे जो कन्वर्जन हुआ कहां से, रीडेबल फॉर्मेट से ऑनरीडेबल फॉर्मेट में, उस पर्टिकुलर सिनेरियो का हम बोलते हैं हैश एल्गोरिथम। यानी कि वहां पे उस वैल्यूज का हम, और जो ऑनरीडेबल डेटा वहां पे निकला है उसको हम हैशिंग वैल्यू बोलते हैं। ठीक है। और द मोस्ट टेक्निकल टर्म पे अगर आप देखोगे, वो ऑनरीडेबल डेटा को हम साइफर टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है। तो चेकसम यहाँ पे क्या करता है, इन ऑपर के सारे फील्ड में जब वैल्यूज टैग हो जाएंगे, उनके ऊपर वहां पे क्या करता है, हैशिंग एल्गोरिथम को रन करता है, और उसमें जो डेटा साइफर टेस्ट हमें मिलता है, जो रिसीव होता है, जो ऑनरीडेबल डेटा हमें रिसीव होता है, उस वैल्यू को वो वहां पे क्या करता है, हेक्साडेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके इस चेकसम के फील्ड में टैग कर लेता है। ठीक है। और ये क्यों करता है, क्योंकि डेटा का इंटीग्रिटी चेक करने के लिए जब हम डिवाइस के ऊपर डेटा जनरेट करते हैं तो चेकसम वहां पे क्या करता है, एक हेक्साडेसिमल वैल्यू उसमें क्या करता है, टैग करके अगले साइड के डिवाइस को फॉरवर्ड करता है। अगले साइड का डिवाइस जैसे वो डेटा को रिसीव करता है, वो उसको पहले क्या करेगा, बफर मेमोरी में स्टोर करेगा। तो बफर मेमोरी में स्टोर करने के बाद वो वहां पे क्या करता है, इस चेकसम वैल्यू को दोबारा से वो कैलकुलेट करता है उन वैल्यूज के ऊपर, और वो वैल्यू को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके इस चेकसम के साथ क्या करता है, मैच करता है। अगर वो वैल्यू और यहां से जो वैल्यू मेरा मुझे चेकसम से रिसीव हुआ है, दोनों वैल्यू अगर मेरा सेम हो गया, तो सिंपली मीनिंग यही होता है कि यहाँ पे जो पैकेट है या फिर जो डेटा नेगोशिएट हो रहा है, उस डेटा में किसी तरह का छेड़खानी नहीं हुआ है। अगर मान लो यहाँ पे जो हैशिंग वैल्यू चेक हुआ, अगर किसी एक में भी जरा से भी चेंजेस नजर आई,
तो वहां पे क्या होगा ना, वो डिवाइस इमीडिएटली वो पैकेट को क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा, क्योंकि उसको ये लगेगा कि वो डेटा में जो डेटा, सॉरी, जो पर्टिकुलर पैकेट्स के अंदर जो डेटा है वो ऑलरेडी क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, और शायद उसमें कुछ मैलिशियस फैक्ट होंगे जिस वजह से वो पैकेट को क्या कर लेते हैं, डिस्कार्ड कर लेते हैं। तो स्पेसिफिकली डेटा का इंटीग्रिटी मेंटेन रखने के लिए हमारे कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल वहां पे क्या करता है, चेकसम करके एक प्रोसेस को भी यूज करता है। ठीक है। दूसरा होता है क्या, हमारा अर्जेंट पॉइंटर। इसको थोड़ा समझ लो। मैंने वहां पे जैसे आपको बता रहा था, पुश पुश क्या होता है, मैंने वहां पे आपको बताया था, डिवाइसेस आपस में इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करने से पहले आपस में क्या करते हैं ना, अपना अपना डेटा प्रोसेस करने का एबिलिटी क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। तो मान लो ये मेरा i5 का सिस्टम है, इसका डेटा प्रोसेस करने का एबिलिटी 20 है। साथ में मैंने क्या किया, एक दूसरे डिवाइस को मैंने वहां पे कनेक्ट कर दिया जिसका डेटा प्रोसेस करने का एबिलिटी कितना है, 10 है। ठीक है। और इनके बीच में डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है। और एक सिस्टम वहां पे क्या हुआ, ये i3 का है, और यहाँ पे और एक i3 का सिस्टम इस i5 के साथ कनेक्ट हुआ और इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करने लगा। तो फिलहाल इस i5 के ऊपर कितने एक्टिव कनेक्शन है, दो। तो सिस्टम वहां पे क्या करेगा, खुद का जो बफर मेमोरी का साइज है उसको वहां पे क्या करेगा, वो दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करके स्पेस को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो अभी उसमें स्पेस कितना रहा, 10 का रहा। और इस बीच मान लो वहां पे जो i3 है वो कम्युनिकेशन करने के बाद हट गया, तो फिर ये i5 भी तो चाहेगा कि जल्दी जल्दी वो डेटा कम्युनिकेशन का प्रोसेस ये एक जो i3 डिवाइस रहा उसके साथ परफॉर्म करके वो क्या कर जाए, खुद को रिलीज करे, खुद को पावर सेविंग मोड पे डाल सके। उस वजह से वहां पे वो क्या करते हैं, हाँ, उस वजह से वो वहां पे क्या करते हैं ना, यहाँ पे जो 20 था और दो एक्टिव कनेक्शन की वजह से वो यहाँ पे खुद के बफर मेमोरी को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया था और उसका साइज डिग्रेड होके 10 हो गया था। अभी उसमें वो क्या करेगा ना, उन दोनों वैल्यूज को ऐड करके दोबारा से क्या कर देगा, 20 बना देगा। तो ये जो बफर मेमोरी का अप एंड डाउन प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग विंडो। ठीक है। और ये बफर मेमोरी का अप एंड डाउन जब भी होता है, हमारे डिवाइस के बफर मेमोरी के ऊपर कुछ पैकेट्स वहां पे होल्ड हो जाते हैं जिसको हम वहां पे पेंडिंग पैकेट्स बोलते हैं। तो उन पेंडिंग पैकेट्स को फोर्सफुली प्रोसेस कराने के लिए उसके बाद जो डेटा हम भेजते हैं उस डेटा के ऊपर पुश फ्लैग को पिन करके भेज देते हैं। जब वो डेटा बफर मेमोरी में घुसता है, बफर मेमोरी में पड़े हुए पैकेट्स को पहले क्या करता है ना, फोर्सफुली प्रोसेस कर देता है। ठीक है। इसी पर्पस के लिए टीसीपी के अंदर हम वहां पे पुश फ्लैग को यूज करते हैं, पीएसएच करके। ठीक है। आखिरी में है आपका अर्जेंट फ्लैग। अर्जेंट फ्लैग क्या है ना, डिवाइस के ऊपर कुछ टिपिकल पैकेट्स होते हैं जो बहुत रैपिडली क्या होता है, प्रोसेस होता है। डिवाइसेस को कोई पर्टिकुलर टास्क के लिए वो पैकेट को क्या करना होता है, एग्जीक्यूट कराना होता है। और इन केस हमारा सिस्टम अभी बिजी है, वो सिस्टम बिजी हो या ना हो, वो डेटा बफर मेमोरी में जाके वहां पे वेट करके और उसका साइज फुल होने तक वेट करके फिर प्रोसेस होना, अगर वो डेटा इंपॉर्टेंट है तो इतना सारा चीजें वो नहीं कर सकता। तो वहां पे डेटा क्या होता है ना, इमीडिएटली बफर मेमोरी में फॉरवर्ड ना होके सीधा का सीधा हमारा कैश मेमोरी के पास जाता है और वहां से डायरेक्टली माइक्रो प्रोसेसर पे जाके वहां पे डेटा क्या हो जाता है, प्रोसेस हो जाता है। ठीक है। तो ये जो डेटा वहां पे प्रोसेस होता है किस में, हमारे इसके थ्रू, कैश मेमोरी के थ्रू, ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है उस डेटा को चेक करना कि एक्चुअल में उसके ऊपर हमारा अर्जेंट फ्लैग लगा है कि नहीं लगा, उसको कैप्चर करके देखना थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है। और इस वजह से हमारे टीसीपी हेडर के अंदर एक अर्जेंट पॉइंटर का एक फील्ड है जो वहां पे आज रजिस्टर की तरह काम करता है, किसके लिए, अर्जेंट फ्लैग्स के लिए। जिन जिन डेटा के ऊपर हम क्या करेंगे, अर्जेंट फ्लैग को पिन करके भेजेंगे, उन डेटा के ऊपर, सॉरी, उन डेटा का हिस्ट्री, उन डेटा का एक रिकॉर्ड वहां पे वो क्या करेगा, अर्जेंट पॉइंटर के थ्रू उसके अंदर वो मेंशन करके रखेगा। अगर वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर बाद में कभी पता लगता है कि हाँ कुछ पैकेट्स अर्जेंटली वहां पे प्रोसेस्ड हुए हैं, तो वो डेटा क्या है उसका इंफॉर्मेशन वो अर्जेंट पॉइंटर को ओपन करके चेक कर सकता है। ठीक है। जिसके वजह से वहां पे जिसके वजह से यहाँ पे अर्जेंट पॉइंटर का फ्लैग
दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन फील्ड जब टैग होता है तब उसका जो साइज है वो इंक्रीज होकर 6 हो जाता है, और 5 बिट था तो 20 बाइट्स था, अगर 6 बिट हुआ तो 4 बाइट ऐड और एक्स्ट्रा वैल्यूज ऐड हो जाता है, जिसको हम वहां पे डेटा पैडिंग का प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे जब वो डेटा का लेंथ इंक्रीज कर देता है, सॉरी, जब ऑप्शन फील्ड में वहां पे क्या करता है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ डेटा ऐड करके डेटा को इंक्रीज करता है, उस लेंथ को इंक्रीज करता है। वो कौन से केस में इंक्रीज करता है, अब थोड़ा देखोगे। जो बफर मेमोरी का साइज वो यहाँ पे विंडो साइज में नेगोशिएट करता है, ये टिपिकल फील्ड उस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए एनफ नहीं होता, उसको और भी ज्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट रहता है। तो स्पेस के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वो यहाँ पे क्या करता है, ऑप्शन फील्ड को यूज करता है। जब वो वहां पे ऑप्शन फील्ड को यूज करता है तब उसमें क्या होता है ना, 4 बाइट का इंफॉर्मेशन टैग हो जाता है, और इसका जो साइज है वो 20 बाइट से हटके 24 बाइट बन जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर रखे हैं, ऑप्शन फील्ड को यूज कर रखे हैं। और ऑप्शन फील्ड स्पेसिफिकली किसका, किस पर्टिकुलर टास्क के लिए यूज होता है, उसको थोड़ा हम लाइव जब उसको कैप्चर करेंगे उस टाइम में हमें पता लग जाएगा, ठीक है। तो टिपिकली उसको अगर मैं यहाँ पे रियल सीनरियो के साथ अगर मैं आपको दिखाऊं, मान लो ये मेरा एक सर्वर है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इस सर्वर को मैं रिमोटली एक्सेस लेना चाहता हूँ ताकि उनमें जो डेटा है मैं उसको क्या कर सकूँ, प्रोसेस कर सकूँ। अगर मैं वहां पे डिवाइस लेता हूँ सिस्टम में, ठीक है, जो मेरे लिए क्या बन जाएगा, क्लाइंट सिस्टम बनेगा और ये मेरा सर्वर बनेगा। तो मैं क्लाइंट, आज ए क्लाइंट, मुझे अगर पता है कि मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो टिपिकल इस सर्वर से फुलफिल होने वाला है, तो मैं वहां पे क्या करूंगा, सिस्टम ए से एक रिक्वेस्ट करूंगा उस सर्वर को, जहाँ पे सोर्स पोर्ट नंबर मेरा क्या रहेगा, रैंडम पोर्ट नंबर। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1024, ठीक है। डेस्टिनेशन है हमारा सर्वर, तो मान लो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वैल्यू लेता हूँ 23, यानी कि टेलनेट के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक पोर्ट वहां पे रिजर्व रख रहा हूँ, ठीक है। गाइज 2 मिनट देना। हेलो, हेलो योगी जी। यस सर। हाँ। ओके ओके, डन। तो मैं यहाँ पे क्या बता रहा था, हेडर्स। तो यहाँ पे देखोगे, अगर मैं यहाँ पे सर्वर से अगर कोई रिक्वेस्ट जनरेट करता हूँ तो यहाँ पे सर्वर पे मेरा क्या रहेगा, डायनामिक पोर्ट नंबर में से एक पोर्ट रहेगा, जहां पे ये जो पर्टिकुलर डिवाइस है, सिस्टम ए है, वो वहां पे डायनामिक पोर्ट नंबर को क्यों चूज करते हैं, क्योंकि
डेटा कम्युनिकेशन के दौरान उसको यूनिक आइडेंटिफिकेशन चाहिए, जिस वजह से वो वहां पे क्या करते हैं, वहां पे एक डायनामिक पोर्ट नंबर में से एक पोर्ट नंबर को क्या करते हैं, खुद के लिए चूज करते हैं। जो यहाँ पे दूसरा डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर पे वो टिपिकल सर्विस, जो पर्टिकुलर सर्विस की रिक्वेस्ट वो सर्वर से करना चाहते हैं, उसका इंफॉर्मेशन वहां पे टैग करते हैं। बाकी सीक्वेंस नंबर अभी स्टार्टिंग है तो वहां पे 0 रहता है, यानी कि वो पहला पैकेट अप्रोच कर रहा है किसको, सर्वर को। एक्नॉलेजमेंट तो यहाँ पे जाएगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर वहां पे देखोगे हेडर लेंथ, हेडर लेंथ मेरा कितना रहेगा, 24 बाइट रहेगा, क्योंकि जो थ्री वे हैंडशेक होता है, सीन और सिनैक दोनों में वहां पे क्या करते हैं ना, डिवाइसेस आपस में खुद का बफर मेमोरी का इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करते हैं, जिसके लिए वहां पे वो विंडो साइज का जो स्पेस है उसको यूज करने के साथ साथ एक्स्ट्रा स्पेस के तौर पे वहां पे ऑप्शन फील्ड को भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे हेडर का साइज कितना बनेगा, 24 बाइट बनेगा। उसके बाद फ्लैग, फ्लैग यहाँ पे लगेगा सीन, क्योंकि पहला पैकेट है अप्रोच का। उसके बाद वहां पे लगेगा हमारा विंडो साइज, ठीक है, मैं इसको डब्ल्यूएस पे यहाँ पे लिख देता हूं। उसके बाद यहाँ पे लगेगा चेकसम। उसके बाद यहाँ पे जाएगा आपका, ये रहा आपका फ्लैग लग गया। रिजर्व बिट तो यहाँ पे वो तो रिजर्व ही है, उसका कोई यूज नहीं है, वो बस वैसे ही खाली स्पेस यहाँ पे कैरी होता है। और बाकी वहां पे लगता है चेकसम का फील्ड, ठीक है। और यहाँ पे लगेगा ऑप्शन फील्ड, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन पॉइंटर तो यूज नहीं हो रहा, तो यहाँ पे ओरिजिन पॉइंटर का कोई रोल यहाँ पे नहीं है। तो जैसे ये पहला पैकेट वो इतने सारे इंफॉर्मेशन के साथ वो क्या करेगा, सर्वर को भेजेगा। अगर एट द सेम टाइम सर्वर भी सिस्टम में एक साथ अगर इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करना चाहता है, तो वो वहां पे क्या करेगा, एक रिप्लाई पैकेट जनरेट करता है, जहां पे सोर्स मेरा क्या बनेगा, सर्वर बनेगा, जहां पे पोर्ट नंबर रहेगा 23, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर मेरा क्या रहेगा 1024, साथ में सीक्वेंस नंबर। अभी सर्वर भी क्या करेगा, सीन पैकेट भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, क्योंकि उसको सिन पैकेट रिसीव हुआ है। और साथ में वो एक सिन पैकेट भी भेजेगा, क्योंकि वो वहां पे क्या करना चाहता है, क्लाइंट के साथ इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करना चाहता है। तो यहाँ पे वो सीक्वेंस नंबर क्या करने भेजता है, 0 भेजता है। और एक्नॉलेजमेंट भी क्या करेगा, वो भेजेगा। तो यहाँ पे जो एक्नॉलेजमेंट नंबर जाता है वो इस सीन के लिए जाता है। तो इस सीन के लिए सीक्वेंस नंबर क्या है, 0। तो वो उसी वैल्यू में एक काउंट इंक्रीज करके भेजता है। तो यहाँ पे वैल्यू कितना होगा, 1। यहाँ पे हेडर लग जाएगा 24, विंडो साइज, चेकसम टू चेक द इंटीग्रिटी, ऑप्शन फील्ड, क्योंकि बफर मेमोरी का साइज वो इसी फील्ड में ही नेगोशिएट करते हैं। और आखिरी में वो वहां पे क्या करेगा, हाँ, फ्लैग यहाँ पे जाएगा सीन प्लस एक्। और तीसरी में क्लाइंट उसको क्या करेगा, फाइनली एक्नॉलेज करेगा। तो यहाँ पे सोर्स पोर्ट नंबर मेरा क्या रहेगा 1024, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर मेरा रहेगा 23, सीक्वेंस नंबर मेरा रहेगा 1। क्यों, जो एक्नॉलेजमेंट नंबर उसको रिसीव हुआ है कहां से, इस सर्वर से, वो सेम ही नंबर को नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर पे दौर पे यूज करते हैं। और यहाँ पे सीक्वेंस नंबर इसका भी उसको मिली क्या हुआ था, रिसीव हुआ था सर्वर के एंड से। तो यहाँ पे वो एक काउंट इंक्रीज करके उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर भेजेगा, ताकि उसको पता भी लगे कि हाँ, मुझे जो पैकेट आपने भेजा था वो सक्सेसफुली रिसीव्ड हो चुका है। यहाँ पे आपका हेडर लेंथ 20 लग के जाता है। क्यों 20 लग के जाता है, दोनों में वो विंडो साइज का इंफॉर्मेशन नेगोशिएट कर दिए, तीसरे में सेम इंफॉर्मेशन वो क्या करेगा, कैरी करेगा। तो यहाँ पे दोबारा से बफर उनका साइज वो नेगोशिएट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हेडर लेंथ का साइज 20 बाइट का रहता है। विंडो साइज ऑलरेडी मैं बोल दिया, दोनों में नेगोशिएट हो गया, तो यहाँ पे एक दूसरे का इंफॉर्मेशन वो बस एक्सचेंज करेंगे, बट अलग से कोई प्रोसेस उसके लिए परफॉर्म नहीं होगा। और यहाँ पे हमारा चेकसम लग के जाता है। तो इतने सारे इंफॉर्मेशन हमारे सीन और एक् दोनों तरह के पैकेट्स को डिवाइस के बीच में नेगोशिएट करने के बाद डिवाइसेस क्या करते हैं, एक रिलायबल कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। जिसके लिए वहां पे 4 सर्विसेज, सीन सॉरी सीक्वेंसिंग एंड सॉरी क्या बोलते हैं उसको, सेगमेंटेशन एंड सीक्वेंसिंग, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, एक्नॉलेजमेंट एंड फ्लो कंट्रोल, उन चारों सर्विसेज का इंफॉर्मेशन वो इसी कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के दौरान इन्हीं फील्ड के थ्रू वो क्या करते हैं, आपस में नेगोशिएट करते हैं। जिन इंफॉर्मेशन को फॉलो करके डिवाइसेस आपस में एक रिलायबल कनेक्शन को एस्टेब्लिश करते हैं। ये 3 तरह के पैकेट के बाद दोनों के ऊपर क्या हो जाएगा,
कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो इसमें कुछ किसी को डाउट है? हेलो यस सर। योगी जी, हेलो, यस सर। डाउट है उसमें? हाँ सर। सो गए थे क्या? हेलो नित्या, हर्ष, हेलो, नो सर। Yes, sir. डाउट है यस किसी सर। को? No, sir. प्रैक्टिकल देखनी है चीज कि समझ हाँ में आ सर। गया? हाँ दिखाओ दिखाओ दिखाओ। देखो प्रैक्टिकल। ठीक है, देख लो प्रैक्टिकल अभी। बट हाँ, प्रैक्टिकल जो मैं करूंगा उस चीज को बस देखना, उसको समझने की ट्राई करना। जो चीज मैं आपके सामने अभी इलेबोरेट किया, उन इंफॉर्मेशन को उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के साथ रिलेट करना। ठीक है, वो कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आपको फोकस देने की कोई जरूरत नहीं है। आगे जब हम टास्क करेंगे, उस वो जो कॉन्फ़िगरेशन मैं अभी करूंगा वो आगे जाके आप खुद ही करोगे। ठीक है, तो देख लो। थोड़ा टाइम लगा, रुक जाओ गाइस। डन है। लो, डन। ठीक है, इसको ऊपर भेज देता हूँ। डन। टर्मिनल। डन।
मैं फिर पैकेट को स्निफ कर लेता हूं, ठीक है। योगी जी, पैकेट को स्निफ करने के लिए कौन सा टूल अपने पढ़े थे? पैकेट को स्निफ करने के लिए टूल कौन सा? वायरसर उसको यूज कर लूं? कर लो। तीनों को समझ में आ जाएगा कि किसी ने वायरसर को अभी तक देखा नहीं है? पता नहीं, कह नहीं सकता। हर्ष, नित्या, हाँ सर, कर लेते हैं। आपने वायरसर के बारे में देख रखा है पहले से ही? हाँ हाँ सर। ठीक है, देख लो। मैं इसको स्निफ कर लेता हूं। स्टार्ट कैप्चर, ओके डन। ओके डन। देखो, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये सर्वर पे मैंने टेलनेट सर्विस, सॉरी रिमोट एक्सेस सर्विस को क्या किया, कॉन्फ़िगर किया। जो मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है रिमोट एक्सेस का, वो है हमारा टेलनेट, और ये रहा हमारा पीसी। पीसी से मैं सर्वर पे पूरा क्या कर रहा हूँ, रिमोट एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट भेजूंगा, यानी कि टेलनेट के लिए रिक्वेस्ट भेजूंगा। तो रिमोट एक्सेस जो सर्विस होता है वो हमारा रिलायबल कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, और रिलायबिलिटी के लिए वहां पे वो क्या करेंगे, यूज करेंगे किसको, टीसीपी को। तो यहाँ पे देख लो टीसीपी को वो यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, देख लो ध्यान से। मेरा जो यहाँ पे क्लाइंट था, क्लाइंट का आईपी क्या है, 192.168.1.2। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 192.1.2 गया है। सर्वर का आईपी 192.168.1.1 है। सोर्स मेरा ये रहा, डेस्टिनेशन मेरा ये रहा, ठीक है। यहाँ पे देख लो 3 वे हैंडशेक हो रहा है, ठीक है। तो इस पैकेट को ओपन करते हैं। पहला पैकेट ये रहा, उसको ओपन करते हैं। एक मिनट, ठीक है। अगर किसी का रिक्वेस्ट आए तो मुझे एक बार पिंग कर देना, ठीक है। देखो, सोर्स पोर्ट नंबर मेरा क्या गया है, रैंडम पोर्ट नंबर में से गया है। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर वेल नोन पोर्ट नंबर में से गया है। सीक्वेंस नंबर वो यहाँ पे कितना कैरी कर रहे हैं, 0, क्योंकि पहले बार भेज रहा है। और नेक्स्ट जो है सीक्वेंस नंबर, वो वहां पे क्या कर रहा है, उसको अवेटेड, लाइक वो जो उसको नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर के दौर पे वो जो नंबर को यूज करेगा वो क्या है, 1, जो उसको रिटली, सॉरी वो उसको सामने के डिवाइस से एज ए रिप्लाई एक्नॉलेजमेंट, सॉरी एक्नॉलेजमेंट नंबर के दौरान उसको क्या होगा, रिसीव होगा। एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे कितना है, 0। एक्नॉलेजमेंट नंबर 0, यानी कि एक्नॉलेजमेंट का कोई कॉन्सेप्ट इसमें है ही नहीं अभी तक तो। उसके बाद फ्लैग्स, यहाँ आपका हेडर लेंथ, यहाँ पे देख सकते हो आप ध्यान से, यहाँ पे लिखा है 24 बाइट्स 6 फ्लैग्स, यानी कि ऑप्शन फील्ड यहाँ पे यूज हुआ होगा। यहाँ पे देख लो मेरा ऑप्शन फील्ड यूज हुआ है, जहां पे मैक्सिमम सेगमेंट साइज क्या हो रहा है, नेगोशिएट हो रहा है। फ्लैग्स ओपन कर लूं, कोड है 02, किसके लिए, सीन के लिए। एक्नॉलेजमेंट के लिए कोड होगा 010, यानी कि 10 कोड होता है एक्नॉलेजमेंट के लिए। तो यहाँ पे सीन फ्लैग लग के गया, ठीक है। विंडो साइज वहां पे नेगोशिएट हो रहा है, चेकसम ऑन वेरीफाइड, सॉरी ऑन वेरीफाइड, और ऑन वेरीफाइड जो लिखा है उस पर एक बार देख लो ध्यान से। यहाँ पे जो आपका वैल्यू गया है D2D4 हेक्साडेसिमल फॉर्म में गया है, ठीक है। हेक्साडेसिमल फॉर्म में क्यों गया है, मैंने आपको बता रखा था। वो जो हैश वैल्यू कैलकुलेट करेगा, वो इंटर इंफॉर्मेशन के ऊपर रन करने के बाद जो उसको साइफर टेक्स्ट में वैल्यू मिलेगा, उस वैल्यू को हेक्साडेसिमल में वो कन्वर्ट करता है और अगले साइड डिवाइस को फॉरवर्ड करता है वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो हेक्साडेसिमल फॉर्म है, ठीक है। और यहाँ पे वो ऑप्शन फ्लैग को यूज, ऑप्शन फील्ड को क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। ये था मेरा क्लाइंट से किसके लिए, सर्वर के लिए। अगले साइड से रिप्लाई आ रहा है कहां से, 1.1 के लिए, देख सकते हो जो मेरा क्या है, सर्वर है। सर्वर जब उसको रिप्लाई कर रहा है, उसमें पैकेट क्या क्या है, सोर्स पोर्ट नंबर मेरा गया है 23, वेल नोन पोर्ट नंबर में से आएगा, डेस्टिनेशन रैंडम पोर्ट नंबर में से जो डिवाइस ने पिक किया होगा। सीक्वेंस नंबर 0, क्योंकि सर्वर सेम टाइम पे सिंक्रोनाइज करना चाहता है किसके साथ, क्लाइंट के साथ, तो सीक्वेंस नंबर 0 भेज रहा है। और अवेटेड सीक्वेंस नंबर क्या रहेगा, 1। एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है, 1, यानी कि जो सीन पैकेट वो क्लाइंट साइड से रिसीव किया था वो उसको क्या कर रहा है, एक्नॉलेज कर रहा है, उसको बता रहा है कि हाँ तुम्हारा पैकेट मैं सक्सेसफुली रिसीव्ड कर चुका हूं।
हेडर लेंथ 24 बाइट, यानी कि ऑप्शन फील्ड यूज किया होगा। यहाँ पे देखना, यहाँ पे ऑप्शन फील्ड में यूज किया गया है, अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे ऑप्शन फील्ड का है। फ्लैग में सीन और एक 12 गया है क्योंकि एक्नॉलेजमेंट का 10 है और सीन का आपका 2 है। साथ में चेकसम ऑन वेरीफाइड होगा 31CT, ठीक है। और तीसरे में क्लाइंट क्या करेगा, फाइनल उसको एक्नॉलेज करेगा। देख लो, सोर्स पोर्ट नंबर आपका क्या गया है, वही जो डायनामिक पोर्ट सिस्टम ने चूज किया था वही नंबर। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर भी सेम ही नंबर है। सीक्वेंस नंबर है 1, क्यों, जो उसने एक्नॉलेजमेंट नंबर 1 भेजता इंक्रीज करके सीक्वेंस नंबर पे, उसने उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर को वो नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर के तौर पे यूज करता है। साथ में एक्नॉलेजमेंट नंबर वो कितना भेज रहा है, 1, सॉरी यहाँ पर 1, क्योंकि उसका जो सीक्वेंस नंबर उसको मिला था वो 0 से मिला था, उसमें एक काउंट इंक्रीज करके भेजता है ताकि ये पता लगे कि जो पैकेट वो सामने वाले से रिसीव किया था वो सक्सेसफुली रिसीव हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे हेडर लेंथ देख सकते हो 20 बाइट्स का है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन फील्ड यूज नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन फील्ड का कोई यूज नहीं है यहाँ पे। फ्लैग्स में एक्नॉलेजमेंट गया है और एक्नॉलेजमेंट का वैल्यू क्या है, 10, और दिस इज ऑल अबाउट। तो इस तरह के तीन टाइप्स के पैकेट्स डिवाइस के ऊपर नेगोशिएट होने के बाद ही हमारे डिवाइस के ऊपर क्या होता है, एक टीसीपी का रिलायबल कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, ठीक है। योगी जी, यस सर। इसमें और कुछ जानना है? अभी तो नहीं, बाद में। प्रैक्टिकल समझ में आया? यस। जो चीज मैंने आपको बता रखा था वो रिलेट हो रहा था? हाँ। श्योरली? हाँ। हर्ष, आपका हाँ सर, समझ में आया। रिलेट हो रहा था जो चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा था, हाँ सर। वैल्यूज? ठीक। तो ये जो आपका था, ये हमारा रिलायबल कनेक्शन के लिए था, जो हमारा टीसीपी था, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा प्रोटोकॉल है वो है हमारा यूडीपी। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था यूडीपी हमारा क्या है, ऑन रिलायबल प्रोटोकॉल है। ऑन रिलायबल प्रोटोकॉल इन द सेंस, वहां पे टीसीपी की तरह कोई भी एक टास्क लाइक उसमें स्पेसिफिकली एक्नॉलेजमेंट का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट में ही है, सॉरी एक एक्नॉलेजमेंट ही है जो वहां पे टीसीपी कनेक्शन को रिलायबल बनाता है, और यूडीपी में एक्नॉलेजमेंट का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो वहां पे यूडीपी के थ्रू जो कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है वो हमारा डिवाइस के ऊपर क्या होता है, कंप्लीटली ऑन रिलायबल कनेक्शन रहता है। अगर वो ऑन रिलायबल है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे टीसीपी जिस तरह से मल्टीपल सर्विसेज को फॉलो करता है रिलायबल बनाने के लिए, उसको उस सब का कोई जरूरत होगा ही नहीं, ठीक है। तो यूडीपी में स्पेसिफिकली बस पोर्ट नंबर को स्पेसिफाई किया जाता है, चेकसम को स्पेसिफाई किया जाता है, और पूरा जो ये हेडर है वो हमारा 8 बाइट का होता है। तो वहां पे लेंथ के फील्ड को भी क्या किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है। उतने इंफॉर्मेशन यूडीपी के डेटा के ऊपर टैग करके डेटा को क्या किया जाता है, आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है, ठीक है। बाकी यूडीपी हमारा स्पेसिफिकली कंटिन्यूअस डेटा फ्लो के केस में यूज होता है, जैसे कि आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, लाइव वॉइस कॉलिंग हो गया, लाइक जो आप इंटरनेट पे जब बातचीत करते हो ना कॉलिंग में, तो उसके लिए वहां पे हम यूडीपी को यूज करते हैं। अगर कहीं पे आप वीडियोस वगैरह देख रहे हो यूट्यूब वगैरह में, तो वहां पे भी हमारा यूज होता है कौन, यूज होता है हमारा यूडीपी। तो स्पेसिफिकली लाइव जहां पे हमें कंटिन्यूअसली डेटा नेगोशिएट करने की जरूरत होगा, और सॉरी कंटिन्यूअसली डेटा फॉरवर्डिंग करने की जरूरत होगा, उसी जगह पे हम क्या करेंगे, यूडीपी को यूज करेंगे। तो टीसीपी और यूडीपी का अगर मैं दोनों में बेसिक डिफरेंस अगर मैं आपको बताऊं, तो टीसीपी हमारा स्पेसिफिकली क्या है ना, एक रिलायबल कनेक्शन है, जबकि यूडीपी हमारा एक कंप्लीटली अनरिलायबल कनेक्शन है, ठीक है। टीसीपी में क्या है, एक्नॉलेजमेंट है जो टीसीपी कनेक्शन को रिलायबल बनाता है, यूडीपी में एक्नॉलेजमेंट नहीं है, ठीक है। टीसीपी में डेटा रिट्रांसमिशन करने का जो रेट है वो हाई है, यानी कि अगर इनकेस डेटा हमारा लूज होता है तो हम उस डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, उसका चांसेस मैक्सिमम है हमारा टीसीपी में, ठीक है। जबकि ये वाला जो सॉरी डेटा रिट्रांसमिशन करने का जो प्रोसेस है वो हमारे यूडीपी में बहुत कम है, क्योंकि वो हमारा अनरिलायबल है, ठीक है। टीसीपी में डेटा लॉस होने का चांस मिनिमम है, यूडीपी में डेटा लॉस होने का चांस मैक्सिमम है। तो ये कुछ बेसिक सा डिफरेंस है हमारे टीसीपी और यूडीपी में डेटा नेगोशिएशन को लेके, ठीक है। यहां तक टीसीपी और यूडीपी को लेके कुछ क्वेश्चन है किसी का, तो वो मुझे पूछ सकता है। हेलो,
गाइस नहीं सर। टीसीपी और यूडीपी को लेकर अगर किसी को कुछ है क्वेश्चन वगैरह पुट ऑन करने के लिए वो पूछ सकता है मुझे। नहीं है किसी को? आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, तो उसका नेक्स्ट जो हमारा हमारा लेयर है वो है हमारा नेटवर्क लेयर। ठीक है, तो नेटवर्क लेयर को डिस्कस करने से पहले, नेटवर्क लेयर को डिस्क्राइब करने से पहले पहले हम ये समझ लेते हैं। 1 मिनट। नेटवर्क लेयर को डिस्कस करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि नेटवर्क का मतलब क्या होता है। ठीक है, एक्चुअली मैं अगर नेटवर्क का सिंपल सा मीनिंग बताऊं, नेटवर्क का मतलब होता है ग्रुप। ठीक है, लाइक अगर वहां पे मल्टीपल डिवाइसेस हो गए, मल्टीपल पर्सन हो गए, मल्टीपल कोई भी चीजों का अगर आप एक से ज्यादा है, अगर एक जगह पे प्रॉपर अरेंज्ड है, उसको हम क्या बोलेंगे? एक नेटवर्क बोलेंगे। लाइक अगर मैं डिवाइसेस के ऊपर आपको अगर एक्सप्लेन करूं, तो अगर मोर देन वन डिवाइसेस अगर आपस में इंटरकनेक्ट है, तो जो कनेक्शन उन डिवाइसेस के ऊपर एस्टेब्लिश होता है, उस कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क बोलते हैं। और उस नेटवर्क के ऊपर जब हम डिवाइस टू डिवाइस इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट कराते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं ना? उस प्रोसेस को हम नेटवर्किंग बोलते हैं। ठीक है, तो टिपिकली हमारा यहां पे जो नेटवर्क होता है वो हमारा दो टाइप का होता है। जो हमारा नेटवर्क है वो हमारा होता है दो टाइप का। एक होता है आपका वैन, दूसरा होता है आपका लैन। लैन होता है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, जबकि वैन होता है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो लैन का अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो थोड़ा अच्छे से उसको समझो। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब यही होता है, अगर मैं मोर देन वन डिवाइसेस को आपस में इंटरकनेक्ट करूं, और वो जो कनेक्शन उन डिवाइसेस के ऊपर एस्टेब्लिश होगा, उस एरिया को, मतलब जिस ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर वो डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्ट है, उस एरिया को अगर मैं इजीली आइडेंटिफाई कर पाता हूं, और सारे के सारे डिवाइसेस सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू अगर मैनेज हो रहे होंगे, तो उस पर्टिकुलर नेटवर्क को हम बोलेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, और मैं वैन की डेफिनेशन बताऊं तो वैन को हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब क्या होता है? अगर मैं मल्टीपल लैन्स को आपस में इंटरकनेक्ट कर दूं इंफॉर्मेशन नेगोशिएशन को इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करने के लिए, तो वहां पे क्या होगा ना, डिवाइसेस आपस में इस तरह से इंटरकनेक्ट होंगे, तो हम एक लैन का एरिया कहां से कहां तक होगा, या फिर दूसरे लैन का एरिया कहां से कहां तक होगा, उस चीज को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। लाइक जो वहां पे डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्ट होंगे, उनका जो ज्योग्राफिकल प्रेजेंस रहेगा, उस चीज को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। साथ में उनके बीच में इंफॉर्मेशन नेगोशिएशन करने का जो प्रोसेस है, वो सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू परफॉर्म नहीं हो रहा होगा, वहां पे मोर देन वन एडमिनिस्ट्रेटर इन्वॉल्व होंगे जब इंफॉर्मेशन नेगोशिएशन उन डिवाइसेस के ऊपर परफॉर्म हो रहा होगा। तो उस पर्टिकुलर नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क बोलेंगे। ठीक है, तो स्पेसिफिकली हमारा जो नेटवर्क लेयर है वो हमारा वैन नेटवर्क के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट लैन नेटवर्क्स के बीच में जब हम इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करते हैं, तो वो नेगोशिएशन प्रोसेस को मैनेज करने का रेस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा का पूरा नेटवर्क लेयर का होता है, जबकि लैन के ऊपर वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हमारा डेटा लिंक लेयर परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ओएसआई मॉडल में और हमारा टीसीपी आईपी मॉडल में जो नेटवर्क लेयर है वो इक्वली सेम ही है, दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो दोनों लेयर में नेटवर्क लेयर क्या करता है? डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क के बीच में इंफॉर्मेशन स्टेशन को क्या करता है? मैनेज करता है। और साथ में वो यहां पे और भी दो मेजर रोल प्ले करता है, और भी दो मेजर टास्क वो परफॉर्म करता है। एक होता है हमारा लॉजिकल एड्रेसिंग, दूसरा होता है हमारा राउटिंग। लॉजिकल एड्रेसिंग क्या होता है ना? लॉजिकल एड्रेसिंग होता है हमारा आईपी एड्रेसिंग प्रोसेस, और उसको हम लॉजिकल एड्रेसिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि डिवाइसेस के ऊपर जो हम जो आईपी एड्रेसिंग परफॉर्म करते हैं ना, वो वहां पे लॉजिकल नंबर्स को हम यूज करके उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं, जिस वजह से उसका नाम लॉजिकल एड्रेसिंग है। ठीक है, और हमारा जो राउटिंग है, राउटिंग का मतलब क्या होता है?
डिवाइस टू डिवाइस पाथ फाइंड आउट करना, लाइक एक नेटवर्क का सर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करने के लिए डिवाइसेस क्या करते हैं, राउटिंग के ऊपर डिपेंडेबल रहते हैं। राउटिंग वहां पे क्या कराता है ना, डिवाइस टू डिवाइस कौन से पाथ है, लाइक सोर्स टू डेस्टिनेशन तक का पाथ वो वहां पे डिसाइड करता है, ताकि वो पाथ के ऊपर डिवाइसेस क्या बोलते हैं उसको, इजीली इजीली एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट कर पाए। ठीक है, और राउटिंग को परफॉर्म करने के लिए वहां पे दो तरीके के प्रोटोकॉल वहां पे होते हैं। एक होता है हमारा राउटिंग प्रोटोकॉल्स, दूसरा होता है हमारा राउटेड प्रोटोकॉल्स। राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या है ना, डिवाइस टू डिवाइस पाथ फाइंड आउट करने का जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, ताकि सोर्स टू डेस्टिनेशन तक का पाथ इजीली फाइंड आउट हो जाए और उस पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करके डिवाइसेस आपस में इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट कर पाए। वो पाथ फाइंड आउट करने के लिए जो प्रोटोकॉल वहां पे यूज होते हैं, उन प्रोटोकॉल को हम क्या बोलते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल्स बोलते हैं, जो हम आगे जाके कोर्स के मॉड्यूल के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी रहा आपका राउटेड प्रोटोकॉल। राउटेड प्रोटोकॉल का अगर मैं बात करूं तो वो जो पाथ राउटिंग प्रोटोकॉल ने फाइंड किया, ठीक है, अगर मैं उस चीज को थोड़ा एग्जांपल दूं, अगर मुझे पता लगा कि मुझे मेट्रो पे साकेत से लक्ष्मीनगर किस तरह से जाना है, बट मुझे पाथ तो पता लग गया, बट मुझे साकेत से लक्ष्मीनगर जाने के लिए कोई तो मुझे कैरी करेगा, तो वो कैरियर कौन सा है, वो जो कैरियर है उसको हम क्या बोलते हैं, राउटर प्रोटोकॉल बोलते हैं। यानी कि डिवाइस टू डिवाइस पाथ फाइंड करने का जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, उस पर्टिकुलर टास्क को फॉलो करने वाला रेस्पॉन्सिबल, उस पर्टिकुलर रेस्पॉन्सिबिलिटीज को परफॉर्म करने वाला राउटिंग प्रोटोकॉल्स होता है। और उस पर्टिकुलर पाथ के ऊपर डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे कैरी करने का जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, वो होता है हमारा राउटेड प्रोटोकॉल्स का, जिनमें मैं एग्जांपल दूं, एक है हमारा आईपी और उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन है आईपीएक्स, जो हमारा नोवोटेल करके एक टिपिकल नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। तो बस मान लो आईपी और आईपीएक्स हमारा दो थे, तो स्पेसिफिकली दो है जो हमारा राउटेड प्रोटोकॉल्स होते हैं, यानी कि डिवाइस टू डिवाइस इंफॉर्मेशन को कैरी करने का रेस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करते हैं। तो अभी हम देखते हैं लॉजिकल एड्रेसिंग। देखो, लॉजिकल एड्रेसिंग परफॉर्म करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है, यानी कि आईपी एड्रेसिंग के लिए हमारे पास दो क्या बोलते हैं, दो वे अवेलेबल है। एक है हमारा IPv4, दूसरा है हमारा IPv6। ठीक है, तो IPv4 क्या है, IPv6 तो आपके कोर्स मॉड्यूल में नहीं है, तो IPv4 जान लेते हैं। IPv4 एक्चुअली क्या है, IPv4 बहुत पुराना हमारा आईपी एड्रेसिंग के लिए हम यूज करते हुए आ रहे हैं, और फिलहाल जितने IPv4 एड्रेसेस थे वो भी सक्सेसफुली क्या होने वाला है, फिनिश होने वाला है, यानी कि उसका जो फील्ड था वो ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे आ चुका है। ठीक है, जिसके वजह से हम वहां पे नया एक आईपी वर्जन को यूज कर रहे हैं, जो हमारा आईपी वर्जन V6 है। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 है। ठीक है, तो आईपी देख लेते हैं। IPv4 इज ट्रांसफर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। ठीक है, इट इज ऑफ 32 बिट्स और 4 बाइट और 4 बाइट्स। इट इज डिवाइडेड into 4 octets, and each octets are separated through a single dot। ठीक है, हमारा जो IPv4 है वो हमारा 32 बिट्स का एक अरेंजमेंट है। ठीक है, और वो जो 32 बिट्स है वो 4 ऑक्टेट में डिवाइडेड है। 4 ऑक्टेट मींस क्या होता है ना, हमारा 8 बिट्स होता है। ठीक है, जो ऑक्टेट हम बोलते हैं, ऑक्टेट का मतलब होता है 8 बिट्स। ठीक है, तो वो 8 करके 4 ऑक्टेट्स में डिवाइडेड है, और ईच ऑक्टेट्स आपस में सिंगल डॉट के थ्रू क्या है, सेपरेट है। ठीक है, तो उसको थोड़ा देख लेते हैं।
तो IPv4 32 बिट्स का है, तो मैं यहाँ पे 32 बिट्स बना लेता हूं। 1 2 3 4 5। ये रहा मेरा एक ऑक्टेट, ये रहा दूसरा ऑक्टेट, ये रहा तीसरा ऑक्टेट, और ये रहा चौथा ऑक्टेट। और ईच ऑक्टेट आपस से सिंगल डॉट के थ्रू सेपरेट है। ठीक है, तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं ना, IPv4 एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, और हर एक ऑक्टेट में 8 बिट्स होता है। ऑक्टेट का मतलब ही होता है 8 बिट्स। ठीक है, और जब आपको IPv4 को रीड करना होगा तो उसको लेफ्ट साइड से हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यानी कि ये मेरा फर्स्ट ऑक्टेट है, ये मेरा सेकेंड ऑक्टेट, ये मेरा थर्ड ऑक्टेट, एंड ये मेरा फोर्थ ऑक्टेट। ठीक है, अगर मैं बात बताऊं ईच ऑक्टेट में मेरे कितने बिट्स हैं, 8 बिट्स हैं, तो 2 टू द पावर 8 करके अगर मैं उसका वैल्यू निकालूं तो वैल्यू कितना होगा, 256। और हमारा जो नंबर काउंट होता है बाइनरी का वो 0 से स्टार्ट होता है, तो वैल्यू 0 से लेके 255 तक जाएगा। ईच ऑक्टेट का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 255। मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम 255, 0 एंड 255, 0 एंड 255। ठीक है, तो हर एक ऑक्टेट में 8 बिट्स होंगे, जिसका मिनिमम वैल्यू मेरा रहेगा 0 और मैक्सिमम वैल्यू रहेगा 255। ठीक है, तो इतने बड़े नंबर सिस्टम को मैनेज करने के लिए कुछ तो वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा। एक्चुअली यहाँ पे IPv4 को मैनेज करने के लिए 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, क्लासेस ऑफ IPv4। फर्स्ट इज ए, क्लास A, B, C, D एंड E। ठीक है, हमने IPv4 को इस तरह से 5 क्लासेस में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, जिनमें क्लास A का जो रेंज होता है वो स्टार्ट होता है आपका 1 से स्टार्ट होता है और 126 तक जाता है। क्लास B का वैल्यू 128 से स्टार्ट होता है और 191 तक जाता है। क्लास C का वैल्यू 192 से 223। क्लास D का 224 से लेके 239, 239, और क्लास E का 240 से लेके 255। तो इस तरह से इंटर IPv4 को मैनेज करने के लिए हमने क्या कर रखा है, इस तरह के 5 क्लासेस में डिवाइड कर रखे हैं। ठीक है, तो गाइज यहां पे आप सबसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, सबको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन आता है कि किसी को डाउट है उसमें? हेलो यस सर। योगी जी, बाइनरी टू डेसिमल आता है? हाँ आता तो है। एक मिनट, समीर। हेलो यस सर। समीर, आज बहुत लेट हो गए आप। आपको मैंने 3 बजे बोला था आज का सेशन 3 to 6। नहीं सर, पता ही नहीं चला, मैसेज ही नहीं आया कुछ। हर्ष, नित्या, योगी जी, ये तीनों तो ज्वाइन कर गए थे। हाँ वो मैसेज नहीं भेजते भाई, तुम्हें खुद पता करना पड़ेगा। पता आप नहीं खुद सर। मैं तो पिछले क्लास में बता सर, दिया एक था ना ग्रुप 3 बना बजे से। दीजिए सर। मैं अभी बना देता हूँ, 1 मिनट दो मुझे। एक बार पिन करना मेरे व्हाट्सएप मैसेज पे। भी किया था, मैंने आपको 1 व्हाट्सएप पे मिनट, मैसेज किया था। व्हाट्सएप तो चल नहीं रहा है मेरा, मैं करूँ तो कैसे अरे करूँ? भाई योगी भाई जी, फोन करो। हाँ एग्रीगेट कर दोगे, ग्रुप बना दोगे व्हाट्सएप पे? हाँ नंबर दे दो। गाइज अपना अपना नंबर शेयर कर देना योगी जी के साथ, योगी जी ग्रुप बना देंगे। ओके सर। ठीक है, हाँ जी। यहाँ पे किसी को बाइनरी टू डेसिमल आता है कि नहीं आता? बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। तो पहले आता था सर, थोड़ा भूल गया। ठीक है समीर। हर्ष, आपको? सर थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। नित्या? हेलो नित्या, आपकी अपडेट क्या है? थोड़ा या पूरा? योगी जी, आपको याद है कि नहीं है? समझ। हाँ,
तो मुझे क्या बाइनरी टू डेसिमल आपको बताना पड़ेगा कि खुद पढ़ लोगे? पढ़ लेंगे सर खुद। पढ़ लोगे, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो देखो, तो इस तरह से इंटर IPv4 को हमने क्या कर रखा, सर इंटर V4 को 5 क्लासेस में डिवाइड कर रखा है, जहां पे आपका क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी तीनों जो नेटवर्क हैं, ये जो तीनों है, ये हम यूज कर सकते हैं। लाइक पब्लिक यूजेबल के लिए ये फ्री है, हमारे पास परमिशन है, हम क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी तीनों के आईपीस को यूज कर सकते हैं, जबकि क्लास डी और क्लास ई के आईपीस को हम यूज नहीं कर सकते। क्लास डी हमारा रिजर्व्ड है, एक्चुअली यहाँ पे मैंने लिखाना चाहता 2, ये 2 है, एक मिनट गाइस, ये 2 है, गलती से यहाँ पे 139 हो गया, उसको 2 करना है, ठीक है, ये 239 है। चलो, क्लास डी हमारा एक पर्टिकुलर टास्क के लिए रिजर्व्ड है, जिसको हम बोलते हैं मल्टीकास्टिंग। डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल में मल्टीकास्टिंग का यूज है। लाइक एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ डिवाइसेस के बीच में जब वो इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को हम मल्टीकास्टिंग बोलते हैं। तो मल्टीकास्टिंग के लिए हम क्लास डी को यूज करते हैं, ठीक है। तो हम डिफरेंट डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल को जब हम डिस्कस करेंगे तो वहां पे मल्टीकास्ट एड्रेस के बारे में जानेंगे, ठीक है। क्लास ई जो हमारा यूज होता है, यह हमारा स्पेसिफिकली गवर्नमेंट के रिसर्च सेंटर्स, लाइक अगर मैं इंडिया की बात करूं, हमारा जैसे हो गया इसरो हो गया, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट ऑफिसेस में क्लास ई को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो क्लास डी और क्लास ई का जो नेटवर्क होंगे वो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे, लाइक वो हमारे लिए अवेलेबल नहीं होगा, हम उसको यूज नहीं कर सकते। बाकी क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी तीनों में से जितने भी आईपी एड्रेसेस हैं, हम उन सब में लाइक उन तीनों क्लासेस के आईपी एड्रेसेस को यूज कर सकते हैं। अगर आप इस चीज को ध्यान से देखोगे, यहां पे मैंने 2 आईपी एड्रेस को छोड़ रखा है, इसको प्रोसेस, इसको करना पड़ेगा 2 239 239 239 2, ठीक है, लिमिट। हाँ, देखो मैं यहाँ पे 2 वैल्यूज को मैंने यहाँ पे छोड़ रखा है। एक है आपका 0, दूसरा है आपका 127। 0 आपका एक पर्टिकुलर टास्क के लिए रिजर्व्ड है, जिसको हम बोलते हैं वाइल्ड कार्ड मास्क, वाइल्ड कार्ड मास्क। और आपका जो 127 है, ये हमारा एक पर्टिकुलर टास्क के लिए रिजर्व्ड है, जिसको हम बोलते हैं लूपबैक एड्रेस, लूपबैक इंटरफेस आईपी। वाइल्ड कार्ड मास्क अभी आपको नहीं बताऊंगा, जब हम राउटिंग डिस्कशन करेंगे तब इसको हम जहां वहां पे ये जानेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको सबनेट मास्क वगैरह नहीं बताया है। तभी मैं आपको वाइल्ड कार्ड मास्क अगर एक्सप्लेन करूं तो आपको समझने में दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो जब हम राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में जानेंगे, जहां पे सबनेटिंग और फिर सबनेट मास्क जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उस जगह पे हम जब वाइल्ड कार्ड मास्क को डिस्कस करेंगे तभी आपको समझने में आसानी होगी। बाकी जो 127 है, ये हमारा लूपबैक इंटरफेस टाइप होता है। तो ये टिपिकली क्या है ना, हमारे डिवाइस के ऊपर नेटवर्क कनेक्शन के लिए, नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए एक सर्किट बोर्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं एनआईसी कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। तो डिवाइस टू डिवाइस अगर हम कनेक्शन कर रखे हैं और वहां पे इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट कर रहे हैं, और इन केस उनमें कुछ फॉल्ट आ गया, तो उस फॉल्ट को प्राइमरी लेवल पे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, वो एनआईसी कार्ड प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, उस चीज को हम चेक करते हैं। तो उसको चेक करने के लिए देखो, एक तो उसमें फिजिकल पोर्ट है, जिसमें हम RJ45 केबल को कनेक्ट करके इंटरनेट कनेक्टिविटी करते हैं, या फिर हमारा लैन कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करते हैं। तो उसी फिजिकल पोर्ट के साथ ही एक लॉजिकल पोर्ट भी उसके ऊपर एक्टिवेट रहता है, जिसको हम लूपबैक पोर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो वो कंप्लीटली लॉजिकल होता है, ठीक है। और उसके ऊपर 127 का नेटवर्क कॉन्फ़िगर्ड है। आप अगर आपके कमांड प्रॉम्प्ट से लाइक दिस, अगर मैं यहाँ पे आपको CMD ओपन करो, CMD, यहाँ पे कमांड दो पिंग, पिंग करके अगर मैं 127.0.0.1 या फिर कोई भी आईपी को अगर आप पिंग कर रहे हो, अगर आपको यहाँ पे इस तरह से रिप्लाई दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है, आपका एनआईसी कार्ड प्रॉपरली काम कर रहा है।
अगर वहां से आपको रिप्लाई रिसीव नहीं हो रहा है, इसका मतलब यही है आपका जो एनआईसी कार्ड है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, तो आपको एनआईसी कार्ड में फॉल्ट है, आपको एनआईसी कार्ड चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से वहां पे हमारा 127 क्या है, रिजर्व्ड है। तो बाकी इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने आईपी एड्रेसेस है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, इन तीनों का हम प्रॉपरली यूज कर सकेंगे। ठीक है, इसमें यहां तक किसी को कुछ डाउट है? नो। ठीक है, एक नहीं मिनट गाइस सर। यहाँ पे। ओके, एक मिनट गाइस यहाँ पे। अब आराम से थोड़ा रेस्ट करो, ठीक है। देखो, हेलो गाइस, आर मैं ऑडिबल? हेलो? यस सर। यस, यस ओके। सर। तो ये था हमारा क्लासेस के बारे में, ठीक है। तो इस क्लासेस में से हम सिर्फ ए बी सी, जैसे मैं आपको बता रखा था, उन्हीं के जितने भी नेटवर्क्स होंगे, जितने भी आईपी एड्रेसेस होंगे, उन्हीं को हम यूज कर सकेंगे। ठीक है, तो इन क्लासेस के जो आईपी एड्रेसेस हैं, अगर ये सारे के सारे आईपी एड्रेसेस हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, समझ रहे हो? अगर हमें ये सारे के सारे आईपी एड्रेसेस ऐसे ही अगर अवेलेबल हो जाए, तो हम क्या करेंगे? हमारा पास फ्रीली अगर कोई चीज रहेगा तो हम उसको मिसयूज भी कर सकते हैं। तो ये IPv4 एड्रेस इतना वैल्यूएबल चीज है, अगर हम उसको यूज प्रॉपर ना करें, अगर उसका हम मिसयूज कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या है, दिक्कत है। तो उसको प्रॉपरली यूज करने के दौर पे हमने क्या किया, इस एंटायर IPv4 को दो टाइप्स में डिवाइड कर लिया। एक है हमारा पब्लिक नेटवर्क, हमारा पब्लिक नेटवर्क। दूसरा है हमारा प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, तो जो पब्लिक नेटवर्क होता है, इनमें जितने भी आईपी एड्रेसेस रहेंगे, अगर आप उन आईपी एड्रेसेस को यूज करना चाहते हो, तो उनको यूज करने के लिए आपको वहां पे अच्छा खासा पैसे देने पड़ेंगे। और आप पैसे किसको दोगे? एक्चुअली हमारा जो एंटायर IPv4 एड्रेसेस है, ये एक टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मैनेज होता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है आयना, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एंटायर V4 को क्या करता है, मैनेज करता है। तो जो पब्लिक आईपी, जो जो हमारे पब्लिक आईपीज या फिर जो पब्लिक नेटवर्क है, ठीक है, या फिर प्राइवेट आईपीज या फिर प्राइवेट नेटवर्क है, इस तरह का जो क्लासिफिकेशन है और उनका यूजेस वगैरह सब कुछ आईएनए के थ्रू डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे अगर आप पब्लिक नेटवर्क पे देखोगे, तो पब्लिक नेटवर्क में जितने भी आईपी एड्रेसेस होंगे, वो सारे के सारे पेड है। अगर आपको कोई भी आईपी एड्रेस वहां पे यूज करना है, तो उसके लिए आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। वैसे प्राइवेट में अगर आप देखो, तो प्राइवेट में
कुछ आईपी एड्रेसेस हैं जिनको अगर आप यूज करोगे तो उसके लिए आपको कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं है, वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अगर देखो फ्री में है तो ज्यादा आईपी एड्रेसेस होंगे नहीं, तो कितने आईपी एड्रेसेस यहाँ पे हमें फ्री में प्राइवेटली यूज कर सकते हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग दे देता हूं, प्राइवेट प्राइवेट आईपीवी फॉर एड्रेसेस, फॉर एड्रेस, ठीक है। अगर मैं क्लास ए की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू क्लास ए वहां पे 10.0.0.0, ठीक है। यहां से हमारा क्या होता है, प्राइवेट नेटवर्क स्टार्ट होता है और ये कहां तक जाएगा, टू 10.255.255.255। तो क्लास ए में टिपिकली ये जो नेटवर्क है हम उसमें जितने भी आईपी एड्रेसेस हैं उन सबको यूज कर सकते हैं, वो हमें चार्जेबल नहीं है, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे लिए अवेलेबल है। बी की अगर मैं बात करूं 172.16.0.02, 172.31.255.255, तो यहां पे हमारा जो रेंज है इनमें से जितने भी नेटवर्क्स हमें यूज करना है, जितने भी आईपी एड्रेसेस हम अगर हम यूज करेंगे वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए हमें चार्जेस देने की किसी को भी जरूरत नहीं है। बाकी रहा आपका क्लास सी का 192.168.0.0 से टू 192.168.255.255, तो ये टिपिकली हमारे फ्री आईपी एड्रेसेस की रेंज है जिसको हम प्राइवेट आईपी एड्रेसेस बोलते हैं। इनमें से जितने भी आईपी एड्रेसेस अगर आप यूज करना चाहते हो तो यूज कर लो, आपको पे करने की जरूरत नहीं है। साथ में और भी एक रेंज है उसको बोलते हैं आपिपा। आपिपा का मतलब होता है ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग, ठीक है। इसका एक रेंज है, ये भी हमारा क्या है एक्चुअली, ये आपिबा जो है विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक फीचर है। इनकेस डायनेमिक वे से आपको पता होगा जो आईपी एड्रेसिंग हम असाइन करते हैं डिवाइस के ऊपर जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं, तो उसके लिए दो तरीका हमारे पास अवेलेबल है। एक होता है हमारा मैनुअल तरीका, दूसरा होता है हमारा डायनामिक तरीका। अगर मैं मैनुअल की बात करूं, जहां पे हमें मैनुअली आईपी एड्रेसिंग असाइन करना होता है तो वहां पे आपिपा यूज नहीं होता। आपिपा तब यूज होगा अगर हम डायनामिक वे से कोई एक डेडिकेटेड सर्वर से अगर आईपी एड्रेसेस को रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। गाइस एक मिनट, हेलो, हाँ आंटी प्रणाम, आंटी ऑफिस में हूँ, बताइए। सॉरी गाइस, थोड़ा फोन आ गया था। देखो ये जो आईपी एड्रेस में बता रहा था, तो अगर मैं वहां पे डायनामिक सर्विस से अगर मैं आईपी एड्रेस मेरे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी एक डिवाइस के ऊपर अगर मैं एक्सेस कर रहा हूं और इनकेस कुछ प्रॉब्लम की वजह से अगर वो आईपी एड्रेस मेरे डिवाइस के ऊपर कॉन्फ़िगर नहीं होते हैं, तो उस जगह पे आपिपा के थ्रू ऑटोमेटिक एक आईपी एड्रेस हमारे डिवाइस के ऊपर कॉन्फ़िगर हो जाता है और वो आईपी एड्रेस भी हमारे लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसको हम यूज कर सकते हैं, उसके लिए हमें चार्जेबल, वो हमारे लिए चार्जेबल नहीं है। वो कौन सा नेटवर्क है, वो है हमारा 169.254.0.0 से 169.254.255.255, तो ये है उसका रेंज, ठीक है। यहां तक डाउट है किसी को पब्लिक प्राइवेट और ये इन एड्रेसेस के बारे में? नो सर। हेलो, नहीं सर। देखो तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें मुझे बताना था, मैं थोड़ा आगे शायद निकल गया, मुझे ऐसा लग रहा है, थोड़ा देख लो। मैंने आपको बताया कि मुझे क्लास ए, क्लास बी, क्लास इन तीन आईपी एड्रेसेस हम यूज कर सकते हैं।
तो मुझे आप बताओ IPv4 में 3 ऑक्टेट है, 1 2 3 एंड 4। ये मेरा फर्स्ट, ये मेरा सेकेंड, ये मेरा थर्ड, ये मेरा फोर्थ ऑक्टेट है नहीं। और मैंने आपको ये बताया हर ऑक्टेट में वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर 255 तक रहेगा। ठीक है, तो इन सारे वैल्यूज को अगर आप देखोगे, मैंने जो यहां पे क्लासेस आपको बताया, तो ये क्लासेस आप कौन से ऑक्टेट में चेक करोगे। हमेशा याद रखना, ये जो क्लासेस आपको आइडेंटिफाई करनी है कि ये पर्टिकुलर आईपी एड्रेस कौन से क्लास से बिलोंग कर रहा है, तो आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ ये पहला जो ऑक्टेट है ना, फर्स्ट ऑक्टेट, उसी ऑक्टेट के वैल्यू को आपको चेक करना है। लाइक अगर मैं इस ऑक्टेट में एक वैल्यू में लेता हूं 110.110.100.20, तो इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट को ही चेक करना है। वैल्यू क्या है 110, इस वैल्यू को इस रेंज के अंदर पुट करना है। तो वो क्लास ए से आराम से आ रहा है, 1 से लेकर 126, तो 110 उसी के अंदर आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो आईपी एड्रेस है वो कौन से क्लास से होगा, क्लास ए का होगा। अगर अब मैं वैल्यू लेता हूं 169.200.252.254, तो बस पहले ऑक्टेट को चेक करना है 169 कौन से ऑक्टेट में आ रहा है, सॉरी कौन से क्लास में आ रहा है ना। ये वैल्यू आ रहा है आपका क्लास बी का, तो ये मेरा कौन से क्लास का बनेगा, क्लास बी का बनेगा। तो इस तरह से सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्टेट, इसका जो फर्स्ट ऑक्टेट होगा उसी ऑक्टेट को आपको चेक करके आपको गैस करना है, आपको डिटेक्ट करना है कि वो जो पूरा का पूरा आईपी एड्रेस है वो कौन से क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर है गाइस सबको। यस Yes, सर। sir. यस सर। डन डन, ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। समीर आप थोड़ा आज लेट हो गए, पता है 3 बजे से जी हमारा सर। सेशन कंटिन्यू हो रहा था। सर कोई मैसेज ही नहीं आया सर, इसीलिए दिक्कत हो गई। मैंने पिछले क्लास में शायद मुझे लगा कि मैंने आपको नोटिफाई कर रखा था। हाँ ठीक सर, है, बताया था। तो इसी वजह से इन्होंने ज्वाइन किया, आपने गेस नहीं कर पाया शायद। ठीक है, कोई नहीं, छोड़ो। सर वो तो इसको रिकॉर्डिंग में नहीं मिला। प्रीवियस वाला वही तो बोले थे, अभी मैं आज ही कर देता हूँ, आज ही कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाला और वो प्रीवियस क्लास का जो रिकॉर्डिंग है दोनों भेज दूंगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है। आपने ग्रुप बना दिया ना? सर ही बनाऊंगा, क्लास खत्म होने से बना दूंगा। क्लास खत्म होते मुझे बना के भेज देना। ठीक है, हाँ मैं उसको ठीक देख है, के किस तरह से करके मैनेज करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है। है, ओके। ये था हमारा क्लासेस गया, हमारा प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेस गया। ठीक है, देखो क्लासेस में जो हमने बताया क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, इसका एक्चुअली मेन रीजन क्या है क्लासेस में डिवाइड करने का, तो उसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, योगी जी एक यस नाम सर। देख लेता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए। नाम किसका नाम, चुग। नित्या आपका पूरा नाम क्या है? नित्या चुग। नित्या चुग, ओके। चुग जो है वो सिर्फ आपकी है, आपके नाम पे है कि पूरे फैमिली के नाम पे? सर पूरी फैमिली के नाम पे है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सरनेम है ना, ठीक है। नित्या चुग, ए है ना, CHUGH। यस सर। 1 मिनट गाइस, थोड़ा ध्यान से देखो इस चीज को। नित्या चुग, तो ये जो चुग है ये वहां पे क्या कर रहा है ना, पूरे ग्रुप ऑफ फैमिली, लाइक एक फैमिली के पूरे मेंबर्स को आइडेंटिफाई कर रहा है। लाइक मान लो अगर मैं नित्या का दोस्त हूं और मैं नित्या के घर में चला गया और उनको ये बोलने लगा चुग नीचे आ जाओ, तो वहां पे मैं नित्या को नहीं बुला रहा हूं, उस घर में जितने भी लोग होंगे जिनके नाम, मतलब जिनके कानों में चूक की आवाज आएगा ना, वो सारे के सारे लोग, सारे के सारे फैमिली मेंबर्स क्या होंगे, एक जगह पे आके गैदर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि चूक कोई इंडिविजुअल पर्सन को आइडेंटिफाई नहीं करता, वो वहां पे एंटायर ग्रुप को वहां पे क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है। और उन ग्रुप में से अगर मुझे सिर्फ नित्या को आइडेंटिफाई करना है, तो मुझे वहां पे क्या करना पड़ेगा, इस ग्रुप नेम के साथ मुझे वहां पे एक एक्स्ट्रा नेम ऐड करना पड़ेगा जो है नित्या। तब जाके जो नित्या है हम उनको क्या कर पाएंगे, इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और ये जो नित्या है ना, अगर ये नित्या की जगह बचपन पे उनका नाम कुछ और होता, ठीक है, मान लो उनका नाम यहाँ पे काजल हो गया,
तो अभी हम उनको अभी हम क्या जानते हैं, नित्या ने उनको हम काजल का चूक करके जानते हैं। तो ये जो चूग है ये हमारा चेंज नहीं हो सकता, बट ये जो नेम है ना हमारा नित्या है, ये हमारा एक लॉजिकल नेम है। नित्या सिर्फ नित्या के नाम का नहीं है। अगर नित्या को नाम को लेकर अगर हम सर्च करेंगे तो नित्या नाम पे बहुत से पर्सन निकलेंगे, और ये नेम जो है हम चाहे तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये चीज जो है उसको थोड़ा एक बार देखो ध्यान से। एक है आपका क्या, ग्रुप नेम। दूसरा है आपका क्या, एक चेंजेबल नेम, जो आप इस तरह से बोल सकते हो कि आपका एक निक नेम भी है। वैसे ही अगर मैं क्लास ए की बात करूं, क्लास ए के जो नेटवर्क्स रहेंगे, अगर मैं IPv4 में क्लासेस की बात करूं, तो क्लासेस में जो आईपी एड्रेसेस होते हैं उनको हम दो हिस्सों में इस तरह से डिवाइड कर रखे हैं। एक है हमारा नेटवर्क, जो हमारा ग्रुप को आइडेंटिफाई करता है। दूसरा है हमारा होस्ट। होस्ट का अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन बताऊं तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से आएगा। अगर कोई डिवाइस के ऊपर आप आईपी एड्रेसिंग कर पा रहे हो तो वो मेरे लिए क्या बनेगा, एक होस्ट बनेगा। ठीक है, तो होस्ट के जो वैल्यूज है ना आप उसको चेंज कर सकते हो। लाइक नित्या, नित्या को हमें अगर हम चेंज करके काजल कर ले तो वो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। बट चूग का हम चेंज नहीं कर सकते, यानी कि वो हमारा क्या है, ग्रुप है। तो वैसे ही नेटवर्क जो बनेगा वो हमारा ग्रुप रहेगा, और जितने भी आईपी एड्रेसेस रहेंगे वो हमारे लिए क्या बन जाएंगे, होस्ट, यानी कि वो चेंजेबल नेम की तरफ रहेंगे। हम जितने चाहे उनमें वैल्यूज को एड ऑन करके उनके वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, क्लास ए का जो पहला ऑक्टेट है वो आपका नेटवर्क के लिए यूज होता है। बाकी जो तीन ऑक्टेट है यानी कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑक्टेट, वो आपके लिए होस्ट की तरह काम करते हैं। तो क्लास ए में सिर्फ अगर आपको नेटवर्क चूज करना है, एक पर्टिकुलर ग्रुप को चूज करना है, तो सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट ही क्या रहेगा, रेस्पॉन्सिबल रहेगा। आप उसमें जो वैल्यू है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। बाकी इनमें जितने वैल्यूज हैं आप उसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्लास बी का, तो क्लास बी में ये रहेगा आपका नेटवर्क। सेकंड ऑक्टेट आपका रहेगा नेटवर्क, थर्ड ऑक्टेट में आपका होस्ट, एंड जो फोर्थ ऑक्टेट है वहां पे आपका क्या रहेगा, होस्ट रहेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इन दो वैल्यूज को आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे जो आपका ग्रुप डिफाइन होगा, ठीक है, वो दो नाम को लेके होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अगर क्लास ए की बात करूं, अगर यहाँ पे वैल्यू है 1, तो यहाँ पे ग्रुप नेम मेरा क्या रहेगा, रहेगा 1। बट यहाँ पे ग्रुप नेम अगर 1 है और यहाँ पे डी है, तो मुझे इन दोनों को कंबाइन करके बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ग्रुप नेम बनेगा वो क्या बनेगा, 1D बनेगा। अगर मैं क्लास सी की बात करूं, तो वहां पे फर्स्ट ऑक्टेट, सेकंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट, तीनों मेरे लिए किसके लिए यूज होता है, नेटवर्क के लिए यूज होते हैं। और मेरा जो फोर्थ ऑक्टेट है वो मेरे लिए होस्ट के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे अगर अब मैं इस तरह से 1D@, तो इन तीनों को कंबाइन करके मुझे क्या करना पड़ेगा, ग्रुप नेम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, 1D@। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 1 नहीं बोल सकता, डी नहीं बोल सकता, @ नहीं बोल सकता, मुझे तीनों को कंबाइन करके ग्रुप नेम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्लासेस हमने इस तरह से क्या कर रखे हैं, नेटवर्क और होस्ट के जो फील्ड है उसको क्या कर रखे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रखे हैं। ठीक है, तो क्लासेस का मेन मोटिव यही था कि हम जो आईपी एड्रेसेस हैं उनको प्रॉपरली किस तरह से यूज कर पाए। इसी वजह से हमने क्लासेस को हमने स्पेसिफाई किया था, और क्लासेस के अकॉर्डिंग उसका ग्रुप नेम और होस्ट नेम इस तरह से क्या किया गया है, डिफरेंशिएट किया गया है। ठीक है, अगर मैं यहां पे आपको IPv4 की बात करूं, तो 4 ऑक्टेट है। तो 4 ऑक्टेट में मिनिमम वैल्यू मेरा क्या रह सकता है, 0। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, सब वैल्यूज को 0 कर लेता हूँ। ठीक है, योगी जी मान लो मैंने आपको 10 लाख रुपए मैंने आपको दे दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या बनता है, मैंने आपको कुछ नहीं दिया। लाइक जीरो का मतलब ही होता है कुछ नहीं। 1 मिनट, जी मैम बोलिए।
शाम, हेलो। जी सर बोलिए। शाम 3 बजे का सेशन मैंने बोला था पिछले क्लास में, आप ज्वाइन नहीं सर, किए थे पिछले क्लास में? सर मैंने लास्ट क्लास में किया था, लेकिन मैं ना बाहर था, मैं बोला नहीं था लास्ट क्लास में, आपको याद हो। कोई ना एक्सपायर हो ओहो, गया था, तो मैं वहाँ पे था सर। ठीक है ठीक है। और मेरा डिवाइस स्विच ऑफ हो गया था, मैं मैसेज भी छोड़ के गया था चैट बॉक्स में सर। ओके शाम, एक्चुअली बैच 3 बजे से, ठीक है। जी सर। मैंने ना ऑलरेडी 3 बजे के लिए ये कर दिया हूँ, मतलब बैच 3 बजे से स्टार्ट कर रखा हूँ, ठीक है। कोई नहीं, ठीक है। मैं बैच को ज्यादा लंबा नहीं कर रहा, मैं इस 5 बजे का जो सेशन है मैं खत्म कर लूंगा, और आज का जो सेशन मैं कंप्लीट किया हूँ ना, उसका लिंक मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। तो आपको ज्यादा भी टाइम नहीं लगेगा, उसको आप पढ़ लेना, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे कल जब आओगे मैं उसको मिटिगेट सर कर लूंगा। सर मैम की जी, कॉल आ गई थी। हाँ ठीक है सर, बोलिए। नहीं सर, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है, 2 घंटे हेलो। में बैच को एंड कर लेता हूँ, 3 to 5 कर लेता हूँ आज, ठीक है। जी सर। आपको आपके साथ उसका लिंक शेयर कर दूंगा, उस चीज जी को सर। पढ़ के जो भी आपके डाउट्स रहेंगे, जो आपने लेट ज्वाइन किए हो, ठीक है, जी सर। तो मुझे कल डाउट क्लियर कर देना। और आपका जो बैच है वो 3 to 6 का हो चुका है, ठीक है। 3 to 6 ओके सर। ये वीकडेज में होगा वीकेंड? वीकेंड में सिर्फ, ठीक जी है। सर। थ्री टू ठीक है सिक्स ओके सर। ठीक है, सर देखो। अपना नंबर तो शेयर कर दो सर मेरे को। अरे नंबर लो, 8280123507। चैट बॉक्स में दे दो सर। चैट में दे रखा है मैंने, जी ठीक सर। है। ठीक है, देखो। तो अगर मैं यहाँ पे, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है, अगर मैं 4 ऑक्टेट में वैल्यूज को 0 लूं, 4 ऑक्टेट में अगर मैं वैल्यूज को 0 लूं, 0 का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। तो भाई 0 में अगर जितना भी लूं ना, लाइक 8 ऑक्टेट में, सॉरी जो 8 बिट्स हैं, उनमें सारे वैल्यूज अगर मैं 0 कर लूं, आउटपुट मुझे 0 ही मिलेगा, यानी कि यहाँ पे कुछ वैल्यू है ही नहीं। अगर मेरा वैल्यू नहीं है, बट स्टिल ये क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि ये IPv4 का एक अरेंजमेंट है। तो इस वजह से अगर हमें इस 0 0 कहीं पे दिखने को मिलता है और 0 0 के बीच में डॉट है, तो ये हमारे लिए क्या होता है, एक ग्लोबल नेटवर्क आईडी बन जाता है। नेटवर्क आईडी मतलब होता है नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने वाला आईडी। ये क्या बता रहा है ना, ये हमारा एंटायर IPv4 को आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है। साथ में अगर मैं इसका मैक्सिमम वैल्यू ले लूं, 255.255.255.255, तो इस चीज को अगर आप ध्यान से देखोगे, तो 4th ऑक्टेट में, लाइक मैंने जैसे आपको बता रखा था, 8 बिट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, आइदर 1 हो सकता है, सारे के सारे बिट्स मेरे 1 हो चुके हैं, मतलब 1 हो सकता है, नहीं तो सारे के सारे बिट्स मेरे क्या हो चुका है, क्या हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं। अगर सारे वैल्यूज मेरे 0 होते हैं तो आउटपुट मेरा आएगा 0। अगर सारे वैल्यूज मेरे 1 है तो आउटपुट मेरा क्या आएगा, 255। गाइस बाइनरी टू डेसिमल एक बार गो थ्रू कर लेना। अगर आपको बाइनरी टू डेसिमल दिक्कत हो रहा है तो कल मुझे क्लासेस में बता देना, क्लासेस के स्टार्टिंग में मैं आपको बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी जो कन्वर्जन है, मैं आपको एक इंट्रो दे दूंगा, ठीक है। तो देख लो, तो अगर मैं सारे वैल्यूज को एक्टिवेट करता हूं तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, 255 255 255 मिलेगा। तो ये जो है, ये हमारा क्या है ना, IPv4 का ग्लोबल ब्रॉडकास्ट आईडी है। अगर मुझे एंटर IPv4 में कोई पैकेट को अगर ब्रॉडकास्ट करना है, तो मैं वहां पे क्या करूंगा, इस टिपिकल आईपी को यूज करूंगा, ठीक है। क्यों यूज करूंगा, क्योंकि इसमें सारे के सारे जितने भी बीट्स हैं वो क्या हो चुके हैं, फुल हो चुके हैं, इसमें कुछ स्पेस है ही नहीं। जब मैं कोई इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर आईपी में थ्रो करूंगा, खुद में तो स्पेस है नहीं, तो वो खुद उसको प्रोसेस नहीं कर सकता, तो वो वहां पे क्या करेगा, जितने भी नेटवर्क इंटर IPv4 में होगा, सबके साथ वो इंफॉर्मेशन को क्या कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, यानी कि स्प्रेड आउट कर देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट बोलते हैं। तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, IPv4 का ग्लोबल ब्रॉडकास्ट आईडी बनता है, ठीक है।